हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी देखेंगे। ठीक है, हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी गवर्नर को देख लिया है। इंडिया जो है क्या फॉलो करती है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंडिया फॉलो करती है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर जो है डिवाइडेड है यूनियन और स्टेट के बीच। ठीक है, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास और चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर के पास स्टेट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के पास यूनियन लेवल पे। ठीक है, और दोनों जो है दोनों को असिस्ट करने के लिए कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और ये प्ले करते हैं सेंट्रल रोल इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़। तो इनका काम क्या है? फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 74, 75, 77, 78 और 88। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे? एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से काम करना पड़ेगा। ठीक है, देन 75 में अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। 78 में है क्या? पीएम्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ द प्रेसिडेंट, कि पीएम की ड्यूटी है कि वो सारी चीज़ों को जो है कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट के साथ। देन 88 में है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट, की 88 में क्या कहा जा रहा है कि मिनिस्टर्स का क्या अधिकार है कि वो बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं पार्लियामेंट में, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उनसे रिलेटेड आर्टिकल अगर हम देखें तो 163, 164, 167 एंड 169 में है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर के पास अराउंड हमें क्या रखना है? याद रखना कि 163 से 169 में हम देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में 74, 75, 77, 78 एंड 88 में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या करेंगे? एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर को जो है इनके एड और एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा। देन 164 में क्या कहा गया है? अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट मिनिस्टर बाय गवर्नर। ठीक है, कि गवर्नर जो है कैसे अपॉइंट करेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट मिनिस्टर बाय गवर्नर। ठीक है, देन 167 में क्या है? सीएम्स ड्यूटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, तो सीएम की ये ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन गवर्नर को देंगे, सेम एज जैसा हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा, इसीलिए हम साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। देन 169 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि या तो वो क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को या एबोलिश कर सकती है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अब देख लेते हैं। ओथ एंड अपॉइंटमेंट, तो पीएम के बारे में कहाँ लिखा है? आर्टिकल 75 में मेंशन है। पीएम को अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और सीएम को आर्टिकल 164 है। ठीक है, अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर अपॉइंट करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको कैसे जो है अपॉइंट किया जाए। ठीक है, बाय कन्वेंशन अगर देखा जाए तो लीडर जो होते हैं मेजोरिटी पार्टी के, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है पीएम और सीएम के रूप में। इन केस ऑफ नो क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट गवर्नर जो है, प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या करेंगे? यूज़ करेंगे अपना डिस्क्रिशन ताकि वो अपॉइंट कर सके पीएम एंड सीएम को। तो हमने देखा था कि इनके पास पावर कब आएगा अपना डिस्क्रिशन यूज़ करने का? तो ये डिस्क्रिशन यूज़ करने का पावर तब आएगा जब इनके पास जो है मेजोरिटी जो है पीएम या सीएम के पास या पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो। ठीक है, देन फिर क्या जो है, फिर ये अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है प्रूव करना पड़ेगा हाउस के अंदर विद इन 1 मंथ। तो अगर वो जिनको भी चूज़ करते हैं तो मेजोरिटी उनको प्रूव करना पड़ेगा हाउस के अंदर। देन इन केस ऑफ डेथ और नो क्लियर सक्सेसर, तो अगर कोई डेथ हो गया या कोई क्लियर सक्सेसर नहीं देख पा रहे हैं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है एक्सरसाइज करेंगे क्या? इंडिविजुअल जजमेंट टू अपॉइंट अ न्यू पीएम, तब वो अपना जो है पीएम या सीएम को अपॉइंट करने के लिए वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि मेजोरिटी पार्टी को अपॉइंट किया जाएगा पीएम और सीएम, तो क्या ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, ये बाय कन्वेंशन आया है।
कैसे? बाय कन्वेंशन। देन एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो ये मेंबर हो सकते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। और जो नॉन मेंबर है वो भी अपॉइंट किया जा सकता है उनको, ठीक है। अगर वो एमपी नहीं है, ठीक है, एमपी नहीं है तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज ए पीएम, लेकिन 6 मंथ के अंदर इलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। यही अब जो है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी है कि नॉन मेंबर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन जो है इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा 6 मंथ में, ठीक है। ओथ कौन दिलाएगा? तो पीएम को जो है प्रेसिडेंट दिलाएंगे और सीएम को गवर्नर, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हमने देखा कि ये मेंबर हो सकते हैं आइदर हाउस के, चाहे जो है पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से हो सकते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम है कि दोनों हाउस से वो हो सकते हैं, ठीक है। देन अगर टर्म हम देखें तो पीएम के लिए कोई फिक्स टर्म नहीं है, सीएम के लिए भी कोई फिक्स टर्म नहीं है, और ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पीएम, एंड सीएम होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है, जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा कि उनका टर्म फिक्स था, और हमने गवर्नर के केस में भी देखा कि टर्म फिक्स नहीं है, और गवर्नर भी कैसे ऑफिस होल्ड करते हैं, प्लेजर जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर से। तो उसी तरीके से सीएम जो है पीएम जो है ये भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड देन सीएम जो है ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। देन सैलरी अगर हम देखें, देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि प्रेसिडेंट के लिए बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो कहाँ के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और मेंबर होने नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो क्राइटेरिया बेसिकली बताना है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या जो है क्वालिफिकेशंस चाहिए। देन सैलरी अगर हम देखें तो पीएम की सैलरी डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, और सीएम की सैलरी सेम वे डिटरमाइन किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। देन पावर फंक्शन अगर देखें पीएम और सीएम का, ठीक है, रोल अगर देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो वो क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं नेम फॉर मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट टू प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। अब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, तो उसको रिकमेंड कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट के केस में रिकमेंड करेंगे पीएम, और गवर्नर के केस में रिकमेंड करेंगे सीएम। हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी मेहनत कम हो जाए, कि अलग अलग से जाके फिर सेम चीज़ जो है पढ़ो, तो उससे अच्छा है एक ही साथ हम सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है सेम है, और जो जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ हम पढ़ लेंगे, ठीक है। नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है सब कुछ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम क्या रोल इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में क्या क्या रोल है इनका? तो ये रिकमेंड करते हैं नेम, ठीक है, मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट के लिए किसको? पीएम करेंगे प्रेसिडेंट को, और सीएम करेंगे गवर्नर को, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या करेंगे? ये रिकमेंड करेंगे नेम, ये हमने देख लिया। देन एलोकेट करेंगे और रीशफल करेंगे पोर्टफोलियो जो है मिनिस्टर्स का, ठीक है, कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, ये सारी चीज़ें ये एलोकेट करेंगे और रीशफल करेंगे। और मिनिस्टर को कह सकते हैं रिज़ाइन करने के लिए, और एडवाइस कर सकते हैं डिसमिसल, ठीक है। और ये प्रिसाइड करते हैं, प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड कौन करेंगे? तो पीएम प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस एंड शेप्स डिसीजन ऑफ काउंसिल। तो ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं या शेप करते हैं जो भी काउंसिल का डिसीजन होता है उसको, और ये सेंट्रल फिगर होते हैं पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में ये सेंट्रल फिगर होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या करेंगे? जो प्रेसिडेंट या गवर्नर को जो है नेम रिकमेंड करेंगे कि किसको अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, फिर जिसको अपॉइंट किया जाएगा उनको पोर्टफोलियोज वगैरह जो है मिनिस्टर के अमंग जो है एलोकेट करेंगे। किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, और प्रिसाइड करेंगे ये मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और इन्फ्लुएंस और शेप करेंगे डिसीजन जो है काउंसिल का जो भी होगा, और ये सेंट्रल फिगर है पॉलिसी मेकिंग में और एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में, ठीक है। अब देखते हैं इनका जो है इम्पैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ। अगर ये रिजाइन कर देते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर पीएम या सीएम जो है रिजाइन करते हैं तो इससे पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कॉलेप्स हो जाएगा, ठीक है। डेथ ऑफ पीएम एंड सीएम ऑल्सो रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये क्या है? ये लीडर है, मेन है। अगर ये इनको कुछ होता है, ठीक है, या तो ये रिजाइन कर दे या मृत्यु हो जाए, अगर रेजिग्नेशन के केस में तो पूरा कॉलेप्स हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और डेथ के केस में पूरा इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर एडिशनल पावर हम देखें विथ पार्लियामेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन समनिंग और प्रोरोगिंग पार्लियामेंट्री सेशन। तो पार्लियामेंट्री सेशन के लिए हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सेशन को कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, खत्म करना है, समन करना है, प्रोरोग करना है। तो ये सारी चीज़ों को कौन
कौन एडवाइस करेगा? तो ये जो है ये कौन करता है? हमने देखा था ये प्रेसिडेंट करते हैं समन और प्रोरोग, लेकिन समन और प्रोरोग क्या उनका डिस्क्रिशनरी है? नहीं, वो अपने मन से नहीं बुलाते हैं, उनको जो है पीएम एडवाइस करते हैं, तब जाके वो समन और प्रोरोग करते हैं। देन कैन रिकमेंड रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये क्या कर सकते हैं? रिकमेंड कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन किया जाए लोकसभा को, ठीक है। क्या रिकमेंड कर सकते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, डिसॉल्व करने के लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं। फिर अनाउंस कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कर सकते हैं? वो अनाउंस कर सकते हैं। अब अदर रोल अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर का, तो वो चेयरमैन होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। कभी अगर पूछ दें नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, नेशनल इंटीग्रल काउंसिल का चेयरमैन कौन है, एज ए स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का अदर रोल अगर हम देखें तो ये चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, ठीक है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, देन इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के और अदर इम्पॉर्टेंट काउंसिल, ठीक है। तो याद रखना किस किस का बेसिकली अभी चेयरमैन, नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एंड अदर इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स के भी। और ये शेप करते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को कौन शेप करता है? ये पीएम शेप करते हैं और एक्ट करते हैं। ये एक्ट्स एज ए चीफ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, तो ये चीफ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन होते हैं, ठीक है। और सर्व करते हैं, सर्व एज ए क्राइसिस मैनेजर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, तो नेशनल इमरजेंसीज और कुछ आता है तो ये पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सर्व करते हैं एज ए क्राइसिस मैनेजर। और ये लीडर होते हैं, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन पार्लियामेंट, तो ये लीडर होते हैं, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी होगी तो उनके लीडर कौन होंगे? पीएम होंगे। तो इनका रोल हमने देख लिया, चेयरमैन नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ठीक है, वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी, और ये अदर काउंसिल के भी होते हैं। और ये शेप करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के चीफ गवर्नमेंट स्पोक पर्सन होते हैं। अगर आ जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए चीफ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्राइसिस मैनेजर और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, ठीक है, सारी चीज़ें सही है, बिल्कुल ठीक है, याद रखना है। देन एडिशनल पावर अगर देखें विथ स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर का देख लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर है। तो ये भी सेम क्या करेंगे? गवर्नर को एडवाइस करेंगे समन और प्रोरोग करने के लिए स्टेट असेंबली सेशन को, क्योंकि गवर्नर का पावर जो है समन करना, प्रोरोग करना तो डिस्क्रिशनरी तो है नहीं, वो एक्ट करेंगे पीएम के कहने पे। देन कैन रिकमेंड रेजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। और ये अनाउंस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को, ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस में। अदर रोल अगर देखें चीफ मिनिस्टर को, तो ये चेयरमैन होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। अब इस बात को भी याद रखना है कि चेयरमैन किसके होते हैं? स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है। और वाइस चेयरमैन होते हैं ये जोनल काउंसिल के, रोटेशनल बेसिस पे जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन होते हैं, हमने इसको पढ़ा हुआ है। और ये मेंबर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ इंटर स्टेट की बात आ गई। अगर जब भी दो स्टेट की बात आएगी तो क्या कोई एक स्टेट का वहाँ चेयरमैन बन सकता है क्या सीएम? नहीं। तो इंटर स्टेट काउंसिल। देन नीति आयोग, ठीक है, ये मेंबर कहाँ के होंगे? नीति आयोग के। और ये चीफ स्पोक्स पर्सन होंगे कहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट में। और क्राइसिस मैनेजर के तरह ये फंक्शन करेंगे स्टेट लेवल की इमरजेंसीज पे। और ये सर्व करेंगे एज ए पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ठीक है। कैसे सर्व करेंगे? ये सर्व एज ए पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि ये अगर रोल हम देखें चीफ मिनिस्टर का, तो ये चेयरमैन होंगे स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, वाइस चेयरमैन रोटेशनल बेसिस पे होंगे जोनल काउंसिल के, मेंबर होंगे ये इंटर स्टेट काउंसिल के, नीति आयोग के ये चीफ स्पोक्स पर्सन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, क्राइसिस मैनेजर होंगे स्टेट लेवल इमरजेंसीज में, और पॉलिटिकल हेड होंगे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पॉलिटिकल हेड कौन होगा? सीएम, ठीक है। अब देखते हैं नॉमिनल हेड, ठीक है, विथ नॉमिनल हेड पीएम विद द प्रेसिडेंट। अब पीएम का रिलेशन देखते हैं प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। सो आर्टिकल 74 क्या कहता है? पीएम हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पीएम क्या करते हैं? हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पीएम हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और एड एंड एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है कैन आस्क फॉर रिकंसिडरेशन बट मस्ट एक्सेप्ट फाइनल
एडवाइस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है, अगर कभी ऐसा होता है कि पीएम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से किसी भी चीज़ को रिकंसिडर नहीं करते हैं, तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आप रिकंसिडर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो भी वो उनका रिकंसिडरेशन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, तो वो फाइनल एडवाइस जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। देन आर्टिकल 75 में क्या है कि पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे? पीएम के एडवाइस पे, ठीक है। पीएम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, फिर अदर मिनिस्टर को जो है अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन पीएम के एडवाइस पे, ठीक है। और मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो मिनिस्टर्स भी होल्ड करते हैं ऑफिस कैसे? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। पता नहीं कितनी ही बार ये चीज़ पूछा जा चुका है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके टुवर्ड्स? लोकसभा के टुवर्ड्स, ठीक है। देन आर्टिकल 78 में क्या कहा जा रहा है कि पीएम को क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए जो भी डिसीजन है और लेजिस्लेटिव प्रपोजल है किसको? प्रेसिडेंट को सबमिट करना चाहिए, जो भी मैटर है फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडरेशन ऑन प्रेसिडेंट्स रिक्वेस्ट, कि अगर प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जाके कंसिडर करना चाहिए, तो वो उनको जो है क्या कर सकते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जाके कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। और जो भी कम्युनिकेट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को, तो बेसिकली यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, इधर हम देखते हैं अगर प्रेसिडेंट है, और इधर हम देखें कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो ये प्रेसिडेंट क्या है? एक तरीके से ब्रिज है, सारी चीज़ों को इधर की बातें इधर एंड इधर की बातें इधर, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं? एक तरीके से लिंक करके रखते हैं। तो ये एक जो है पीएम क्या है? लिंक बन जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। देन अदर रोल्स अगर देखें तो पीएम एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट्स ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स, तो पीएम जो है और किसके अपॉइंटमेंट में एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को? तो अटॉर्नी जनरल के, देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, यूपीएससी चेयरमैन के, इलेक्शन कमिश्नर्स, तो इन सबको जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इनको जो है पीएम एडवाइस करेंगे तब करेंगे ये अपॉइंट इन लोगों को, ठीक है। किनको? अटॉर्नी जनरल को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग को, यूपीएससी चेयरमैन को, इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। तो अब देखते हैं नॉमिनल हेड के साथ, ठीक है, सीएम का क्या है गवर्नर के साथ रिलेशन, हमने देख लिया। सो आर्टिकल 163, सीएम जो है क्या करते हैं? सीएम हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमने ऑलरेडी जो चीज़ें पीएम के लिए है वही सारी चीज़ें सीएम के लिए भी है, कि सीएम क्या करते हैं? हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ठीक है। सीएम हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और एड और एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ठीक है। और गवर्नर में एक्ट एट डिस्क्रिशन इन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, तो गवर्नर के पास जो है कुछ स्पेशल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी सिचुएशन है। तो आर्टिकल 163 में मेंशन है कि गवर्नर चाहे तो वो अपने डिस्क्रिशन पे वर्क कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन इनके पास है। मीन्स क्या? गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, लेकिन हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। जो भी डिस्क्रिशन है उनका तो बाय कन्वेंशन है, लेकिन उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया डिस्क्रिशन नहीं है, पर गवर्नमेंट के पास कुछ डिस्क्रिशन है, ठीक है। देन 164 अगर हम देखें तो सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर, सीएम को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। और अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड ऑन सीएम्स एडवाइस, और सेम चीज़ है, अदर मिनिस्टर को सीएम के एडवाइस पे जो है अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर करेंगे, ठीक है। देन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एट प्लेजर ऑफ द गवर्नर, सेम चीज़ है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है, ध्यान रहे, यहाँ काउंसिल नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देन 167 में क्या कहा जा रहा है कि सीएम को जो है वही सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को और लेजिस्लेटिव प्रपोजल को गवर्नर के पास। देन सबमिट मैटर्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडरेशन ऑन गवर्नर्स रिक्वेस्ट, सेम अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जाकर रिकंसिडर कीजिए, तो प्रेसिडेंट को जो है करना चाहिए, ठीक है। देन अब देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, पीएमओ। तो
सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर इन मैनेजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पीएमओ का क्या काम है, पीएम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ताकि ये मैनेज कर सके, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देन असिस्ट इन एग्जीक्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने में क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और कोऑर्डिनेट्स फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो इन सारी चीज़ों में भी ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रोवाइड करते हैं पॉलिसी एडवाइस और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस, और हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। ठीक है, इसको हेड कौन करता है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो हेड करते हैं, ठीक है, और इंक्लूड्स अदर सीनियर ऑफिशियल्स एंड एडवाइजर्स। सो इस बात को याद रखना है कि पीएमओ को कौन हेड करेगा, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करेंगे, और ये जो है क्या बनेंगे, चीफ एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर को चीफ एडवाइजर और जो भी सारी चीज़ें हैं मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो पीएमओ को हेड कौन करेगा, अगर हम ये देखें पीएमओ इज हेडेड बाय, तो हम देखेंगे पीएम के द्वारा नहीं, इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हेड करेंगे, ठीक है। कौन हेड करेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हेड करेंगे, ठीक है। देन डिपार्टमेंट अगर देखें पीएमओ के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो भी है पीएमओ के अंदर आता है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। क्या क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और फिर से याद रखना है कि पीएमओ जो है हेडेड कौन करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड करते हैं टू द पीएम, और ये सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ताकि ये मैनेज कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो पीएमओ का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना। प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे तभी तो सब गवर्नमेंट वगैरह सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी ना, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स फंड, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, PMNRF, ठीक है, देख लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनिशियली इसको इस्टेब्लिश किया गया था डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए, ठीक है, लेकिन अब यूज़ होता है नेचुरल डिजास्टर और मेडिकल रीइम्बर्समेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि किसमें यूज़ किया जाता है, हेल्प विथ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सीरियस एलिमेंट्स, हार्ट सर्जरीज, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों में। देन फंडिंग, जो भी इसमें वॉलेंट्री डोनेशन करता है इंडिविजुअल के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशंस या PSUs, ठीक है, तो इनको क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, 100% टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। क्या मतलब है कि अगर आप डोनेट करते हैं 10,000 रुपीज़ PMNRF फंड में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू कैन डिडक्ट द फुल 10,000 रुपीज़ फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम। जो भी आपका टैक्सेबल इनकम होगा उसमें से आप 10,000 रुपीज़ डिडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए 100% टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। तो ये फंडिंग अगर कोई भी जो भी वॉलेंट्री डोनेशन इसमें करता है तो उनको 100% टैक्स जो है डिडक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए, अब नेचुरल डिजास्टर और मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल डिफेंस फंड, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में, सिनो इंडियन वॉर के बाद। इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और इसको फंड किया जाता है वॉलंटरी पब्लिक कंट्रीब्यूशन से, और ये भी 100% टैक्स डिडक्टेबल है। नेक्स्ट है पीएम केयर्स फंड, इसको क्रिएट किया गया था मार्च 2020 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एम क्या है, टू मैनेज कोविड-19 एंड अदर इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इसको फंड किया जाता है थ्रू वॉलंटरी डोनेशन, और एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100% डिडक्टेबल है और यहाँ पे कह रहे हैं कि टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है कि 100% डिडक्टेबल यहाँ नहीं आएगा, होने से यहाँ पे लिखा होता मीन्स यहाँ टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो पीएम केयर्स फंड। देन देखते हैं रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, कुछ व्यू है स्कॉलर के द्वारा देख लेते हैं। तो सर विलियम हारकोट ये क्या कहते हैं कि पीएम जो है मून अमंग लेसर स्टार्स। देन आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, पीएम इज द सन एंड मिनिस्टर्स आर द प्लैनेट। लॉर्ड मॉर्ले कहते हैं पीएम, उन्होंने क्या कहा, पीएम इज प्राइमस इंटर पेरेस एंड की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्च, ठीक है। देन हर्बर्ट मॉरिसन कहते हैं पीएम इज प्राइमस इंटर पेरेस विद ए स्ट्रॉन्गर रोल। R.H. क्रॉसमैन क्या कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट टर्न्ड इनटू प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट, की कैबिनेट गवर्नमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट है। देन हम्फ्रे बर्कले,
ठीक है, ये क्या कहते हैं, पीएम होल्ड्स सुपर मिनिस्टेरियल पावर्स में रिस्क डेमोक्रेसी। तो पीएम क्या करते हैं, सुपर मिनिस्टेरियल पावर होल्ड करते हैं जो कि रिस्क कर सकता है डेमोक्रेसी को। और बी आर अम्बेडकर कहते हैं पीएम्स रोल इज स्ट्रॉन्गर देन प्रेसिडेंट लाइक यूएस प्रेसिडेंट। तो पीएम का रोल क्या है, स्ट्रॉन्गर है प्रेसिडेंट से, जैसे कि यूएस में प्रेसिडेंट का रोल स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो अब देखते हैं फैक्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है अब तक के, जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक उन्होंने सर्व किया है। देन सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग इंदिरा गांधी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम मोरारजी देसाई। फर्स्ट इंडियन पीएम टू गेट पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो मोरारजी देसाई को क्या मिला है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। यंगेस्ट पीएम राजीव गांधी। ठीक है, फर्स्ट पीएम फ्रॉम साउथ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव। तो साउथ इंडिया से फर्स्ट पीएम कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। फर्स्ट पीएम फ्रॉम राज्यसभा इंदिरा गांधी। तो राज्यसभा से फर्स्ट पीएम कौन है, इंदिरा गांधी। और ट्वाइस एक्टिंग पीएम गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ट्वाइस एक्टिंग पीएम गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट देख लेते हैं। पीएम नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ एट अपॉइंटमेंट। तो क्या पीएम बनने के लिए उस टाइम में उनको हाउस ऑफ मेंबर होना चाहिए अपॉइंटमेंट के टाइम में, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो मेंबर जो है लोकसभा और राज्यसभा का बन सकते हैं विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। देन चीफ मिनिस्टर्स हु लेटर बिकम प्राइम मिनिस्टर्स। तो मतलब जो चीफ मिनिस्टर है जो बाद में की प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कौन है, मोरारजी देसाई। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर कहाँ के होते हैं, बॉम्बे के। देन फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1977 में। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम होते हैं मोरारजी देसाई। देन चरण सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पीवी नरसिम्हा राव चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, देन एचवी देवेगौड़ा चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, देन नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप फैक्ट ध्यान में रख सकते हो कि हाँ कौन से चीफ मिनिस्टर थे जो कि जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचवी देवेगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी। देन यूनियन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का देख लेते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देख लेते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसको हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा एंड देन पॉलिटी के फर्स्ट क्लास में भी हमने पढ़ा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या होता है। और ये सारे जो एक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने। और यूके में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन। तो यूके में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं तो वो कन्वेंशन पे बेस्ड है। ठीक है, और इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कोडिफाइड है। तो यूके में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कन्वेंशन के बेस पे है, वहाँ पे मेंशन नहीं है। पर यहाँ पे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड कोडिफाइड है। अगर हम आर्टिकल देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनके लिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है क्या करते हैं, एड्स एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज करते हैं और प्रेसिडेंट जो है उनसे कह सकते हैं आस्क फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए कह सकते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा कि प्रेसिडेंट पीएम को रिकंसिडरेशन के लिए कह सकते हैं, बट एडवाइस इज बाइंडिंग आफ्टरवर्ड। लेकिन जब वो रिकंसिडर करके जो भी चीज़ें जो भी फैसला होगा तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई भी चीज़ है प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो अगर प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसिडर क्यों नहीं कर लेते, तो अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिकंसिडर कर रहे हैं उसके बाद जो भी रिजल्ट आया तो वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। ठीक है, देन आर्टिकल 163 में ये चीज जो है क्या है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है क्या करेंगे, एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर्स डिस्क्रिशन इज फाइनल इन एम्बिगुअस मैटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन अगर कोई एम्बिगुअस मैटर है तो गवर्नर का डिस्क्रिशन इसमें फाइनल होगा। द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम और सीएम जो है क्या होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 15% से ज़्यादा लोकसभा में। ठीक है, और स्टेट असेंबली में कितने से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा जो है नहीं एक्सीड करना चाहिए। मतलब मिनिमम मतलब जो है
मैक्सिमम कितना होगा, तो 15% ही लोकसभा होगा। तो ये किससे किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। इसको पूछा भी जा चुका है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम या सीएम कितना होना चाहिए, तो 15% से ज़्यादा मिनिस्टर एक्सीड नहीं करना चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में। तो मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट जो है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कितना हो सकते हैं, तो वो 12 है स्टेट में। ठीक है, क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट इज 12, कि मिनिमम कितना नंबर हो सकता है स्टेट में मिनिस्टर का, 12। डिस्क्वालिफाइड मेंबर अंडर डिफिक्शन आर ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग मिनिस्टर। क्या मतलब है कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है डिफिक्शन के अंदर, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, मिनिस्टर भी वो नहीं जो है कहलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 88 में देखते हैं, एवरी यूनियन मिनिस्टर कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन बोथ हाउस। तो आर्टिकल 88 में क्या कहा जा रहा है कि हर यूनियन मिनिस्टर जो है क्या कर सकते हैं, इस बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोनों हाउस में। देन कैन वोट ओनली इन हाउस वेयर ही और शी इज ए मेंबर। तो वो स्पीक, जैसे कि अगर दो हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में राज्यसभा के मेंबर को, राज्यसभा में लोकसभा के मेंबर को, तो इनको बोलने का अधिकार है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन वोट लोकसभा के मेंबर लोकसभा में ही करेंगे, राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा में ही करेंगे। ठीक है, देन स्टेट मिनिस्टर कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सेम चीज अप्लाई होगा, लेकिन ये कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही और शी इज मेंबर। तो वो बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो है वोट सिर्फ अपने ही हाउस में करेंगे। अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी मेड अ मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। तो अगर कोई नॉन मेंबर है, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा कि पार्लियामेंट का कोई जो है मेंबर नहीं है, तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है, बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए रहेगा, और 6 मंथ के अंदर फिर इलेक्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो नॉन मेंबर जो है वो बन जाएंगे मिनिस्टर, लेकिन 6 मंथ के लिए ही, और 6 मंथ के अंदर उनको इलेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी है नेशनल लेवल पे और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ये, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है स्टेट लेवल पे, ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखें तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 एंड 75 में इनके बारे में है, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में 163 एंड 164 में है। देन हेड अगर देखें तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करते हैं, पीएम, और स्टेट को करते हैं सीएम। ठीक है, अपॉइंटमेंट देखें तो पीएम जो है पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर्स ऑन पीएम एडवाइस। तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि पीएम को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और अदर जो भी मिनिस्टर है उसको पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे। देन सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, और जो है सीएम को कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, एंड देन सीएम के कहने पर अदर मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। देन ओथ ऑफ ऑफिस, तो ओथ अगर देखें तो एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन ओथ दिलाएंगे, गवर्नर। देन सैलरी अगर देखें तो डिटरमाइन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। टेन्योर अगर देखें तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। प्रेसिडेंट प्लेजर कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास जो है जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक जो है रह सकते हैं, मतलब प्लेजर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि आज प्रेसिडेंट चाह रहे हैं और निकाल देंगे, बट ये है, ये जो है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर, और जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में गवर्नर्स के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। ठीक है, देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट अगर आए तो याद रखना है कि जो है मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पे यूनियन के केस में, और स्टेट के केस में गवर्नर के प्लेजर पे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। साइज अगर देखें यूनियन का तो टिपिकली 60 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, कितना 60 से 70 मिनिस्टर हो सकते हैं, 15% से ज़्यादा जो है लोकसभा के स्ट्रेंथ से ज़्यादा 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमने देखा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। और स्टेट के केस में हम देखते हैं कि मिनिमम 12% होंगे, लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं होंगे स्टेट असेंबली के स्ट्रेंथ में, लेकिन मिनिमम कितना होंगे, 12 होंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर हम देखें
तो कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे और डिप्यूटी मिनिस्टर होंगे। हम देखेंगे बाद में कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन एक्स्ट्रा है, डिप्यूटी मिनिस्टर। तो याद रखना है कि कंपोजिशन में क्या है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और डिप्यूटी मिनिस्टर है, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। देन सो डिस्क्रिशन अगर देखें तो प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करेंगे, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। और गवर्नर जो है अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं कुछ मैटर पे। क्या सारे मैटर पे गवर्नर का अपना डिस्क्रिशन है, नहीं, कुछ मैटर पे लेकिन गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है। जुडिशियल रिव्यू अगर देखें तो एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट, कि अगर जो है जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया है प्रेसिडेंट को, इसके लिए चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। राइट ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं कि मिनिस्टर्स का क्या अधिकार है। मिनिस्टर के पास अधिकार है कि वो जो है हाउस में बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ओनली वेयर दे आर मेंबर्स, कि बोल तो वो दोनों जगह सकते हैं लेकिन मेंबर जहां पे है सिर्फ वोट वहीं करेंगे, और ये दोनों पे अप्लाई है, ठीक है, स्टेट के केस में भी यूनियन के केस में भी। मीटिंग फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट मीट रेगुलरली एज ए बॉडी, तो ये रेगुलरली जो है नहीं मिलते हैं। देन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे कन्वीन फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर्पस, तो ये जो है मिल सकते हैं लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, लेकिन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखें तो ये रेगुलरली जो है एज ए बॉडी मिलते नहीं है, ठीक है। देन कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ यूनियन और स्टेट के जो काउंसिल है ये चलते कैसे हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिनिस्टर्स रिजाइन कलेक्टिवली इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, तो अगर हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, ठीक है, अभी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी देखेंगे कि ये टर्म जो है एग्जैक्टली आई होप एवरीवन नोज कि व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन फिर हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास होता है, ठीक है। देन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन रिमूव मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ पीएम और सीएम इवन इफ लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस रिमेन्स। मतलब क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पास नहीं हुआ है, लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस है, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रेसिडेंट जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी को भी इंडिविजुअली किसी भी मेंबर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं पीएम के कहने पे, और सेम गवर्नर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं सीएम के कहने पे, ठीक है। लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कि हाउस में नो कॉन्फिडेंस हो गया है, नहीं, लेकिन रिमूव किया जा सकता है इंडिविजुअली। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि रिजाइन करना पड़ेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अगर मेजोरिटी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, रिजाइन सबको करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो है अगर गवर्नर या पीएम जो है कहते हैं तो प्रेसिडेंट इनको बोल सकते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और गवर्नर जो है इंडिविजुअली रिमूव कर सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी मेंबर को, ठीक है। सो अगर ध्यान दें हम नोट, अनलाइक यूके, ठीक है, इंडियन मिनिस्टर लैक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इंडियन मिनिस्टर्स की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मीन्स कोई भी एक्ट अगर बनता है तो यूके में क्या है कि वो लोग काउंटर साइन करते हैं, उसके लिए उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है, लेजिस्लेशन के लिए। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये काउंटर साइन नहीं करते हैं एक्ट्स को, ठीक है। देन अब देखते हैं किचन कैबिनेट वर्सेस किचन कैबिनेट। सो कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट जो है डिफाइंड इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो कैबिनेट कहीं डिफाइंड है तो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो यहाँ क्या कहा गया है कि स्मॉलर ग्रुप ऑफ 15 to 20 मेंबर, कि 15 से 20 लोग मतलब स्मॉलर ग्रुप जो है ये कैबिनेट है, और ये मिलेंगे फ्रीक्वेंटली फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, या डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो कैबिनेट के बारे में जो है डिफाइन किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि एक स्मॉलर छोटी सी बॉडी होगी 15 से 20 मेंबर की। और किचन कैबिनेट जो है इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। किचन कैबिनेट का हमने देखा कि जिक्र है, बट किचन कैबिनेट का नहीं है, ये इनफॉर्मल ग्रुप है पीएम का और कुछ ट्रस्टेड कलीग का। यहाँ
पे 15-20 लोग मिलके, ताकि अगर जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जैसे अगर 60 और 70 हैं तो क्या 60 और 70 लोग मिलके इजीली डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे इसके लिए फिर क्या है, कैबिनेट है कि 15-20 जो है प्रोमिनेंट जो लोग हैं वो ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसमें से भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है पीएम का और उसमें उनके कुछ ट्रस्टेड कलीग्स हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या है, इनर सर्कल है कुछ की डिस्कशन के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट, जो कि यूके और यूएसए दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ है, पार्ट 5 में है, आर्टिकल 79 से 122, पार्ट 9 आर्टिकल 79 से 122 में है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो ये है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, तो प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। सिमिलर टू यूके सिस्टम, ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम जो है यूके से मिलता जुलता है, अनलाइक यूएसए, यूएसए की तरह नहीं है, जहाँ पे क्या है कि वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जहाँ पे यूएसए, अगर हम यूके सिमिलर है हमारा यूके की तरह, यूएसए की तरह नहीं है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। कहाँ पे प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, यूके में, यूएसए में, ठीक है, अनलाइक द यूएसए वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जहाँ पे कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, ठीक है। देन एरियाज कवर्ड अगर देखें तो आर्टिकल 79 से 122 में है, या ये क्या कवर करता है, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, ठीक है, और प्रोसीजर्स, जो भी चीज़ें हैं, प्रिविलेजेस है पार्लियामेंट की, सारी चीज़ें 79 से 122 में टोटल चीज़ें पार्लियामेंट के बारे में हैं, ठीक है। देन हिंदी नेम अडॉप्शन, तो राज्यसभा एंड लोकसभा जो है हिंदी नेम को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया 1954 में। रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूटीज को, और लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल। लेकिन राज्यसभा किसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट्स और यूटी को, और लोकसभा पीपल ऑफ इंडिया है, मीन्स एज ए होल, ठीक है। सो हमने अगर राज्यसभा और लोकसभा का फीचर देखें तो लोकसभा का जो है नाम क्या है, लोअर हाउस, और राज्यसभा का नाम और किस नाम से हम जानते हैं, अपर हाउस, ठीक है। तो लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ये किसको करते हैं, लोगों को, पीपल, और ये स्टेट और यूटीज को। डिसोल्यूशन अगर देखें तो इसको लोकसभा को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, परमानेंट परमानेंट बॉडी जो है लोकसभा, राज्यसभा क्या है, परमानेंट है। सो टेन्योर अगर देखें तो टेन्योर 5 साल जो है लोकसभा का है, लेकिन डिसॉल्व हो सकता है अर्लियर भी, और राज्यसभा जो है परमानेंट है, 1/3 मेंबर जो है इनके रिटायर होंगे एवरी 2 ईयर, ठीक है, ये परमानेंट है, इसलिए क्या होगा, 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होंगे। देन अब देखते हैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट का क्या रोल है पार्लियामेंट में, मेंबर तो नहीं है ये, लेकिन एसेंशियल पार्ट है पार्लियामेंट का। फंक्शन हमने देखा कि ये समन करेंगे और प्रोरोग करेंगे दोनों हाउस को, ठीक है, ये डिसॉल्व करेंगे लोकसभा को कैन बिफोर 5 ईयर, ठीक है, तो ये डिसॉल्व करेंगे लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि डिसॉल्व कब करेंगे, जब लोकसभा की मेजोरिटी लूज हो जाएगी, ठीक है, या अगर पीएम कहेंगे, पीएम के कहने पे डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर लोकसभा को ये प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं तो इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में, ठीक है, और दोनों हाउस को ये एड्रेस करते हैं, इशू करते हैं ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 123, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो ये क्या इशू करते हैं, ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं आर्टिकल 103 के अंदर। देन लोकसभा वर्सेस राज्यसभा अगर देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ देख लेते हैं, राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 250, ठीक है, 238 जिसमें से कि इलेक्टेड होते हैं स्टेट्स और यूटी से, और 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो राज्यसभा का अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखें तो 250, तो 238 स्टेट्स और यूटी से इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। देन लोकसभा के मेंबर कितने, 550, और 530 इलेक्टेड होते हैं स्टेट से, और 20 जो है इलेक्टेड होते हैं यूटीज से। 530 इलेक्टेड होते हैं स्टेट से और 20 इलेक्टेड होते हैं यूटीज से। अब अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखें, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि इतना जो है हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर देखें तो 245 है, ठीक है, राज्यसभा में, और लोकसभा में 543 है। लोकसभा में कितना है, 543 है, राज्यसभा में कितना है, 245 है, ठीक है। तो 225 जो है कहाँ से,
स्टेट से 8 यूटीज से और 12 नॉमिनेटेड। तो राज्यसभा में अगर देखें 12 तो नॉमिनेटेड होंगे, 8 जो है यूटीज से हैं और 225 स्टेट से हैं। और लोकसभा में 524 जो है 524 स्टेट से है और 19 यूटीज से है। कितना? 19 यूटीज से है। और राज्यसभा में 8 यूटीज से है, 225 स्टेट से है। ठीक है। देन एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन, तो ये एप्लीकेबल अब नहीं है। लोकसभा में जो है, राज्यसभा में ये एप्लीकेबल नहीं है नॉमिनेशन वाला, एंग्लो इंडियन वाला। ठीक है। और लोकसभा में होता था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। याद रखना है कि एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन राज्यसभा में होता है क्या? नहीं, राज्यसभा में नहीं होता था, ये सिर्फ लोकसभा में होता था, जिसको कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। देन सीट एलोकेशन अगर देखें तो राज्यसभा का डिफाइंड है 4th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल में किसके बारे में है? राज्यसभा के बारे में है। ठीक है। ओनली दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर को क्या मिलता है? रिप्रेजेंटेशन जो है मिलता है। देन लोकसभा में ये सीट एलोकेशन ये वाला एप्लीकेबल जो है नहीं है। और राज्यसभा के बारे में हम देखते हैं कहाँ पे है? 4th शेड्यूल में है। और दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन जो है मिलता है। देन स्टेट रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो राज्यसभा जो है इलेक्टेड बाय MLAs वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? MLAs इलेक्ट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय पीपल, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। जिसके पास मेजोरिटी होती है वो जीतता है। किसमें? लोकसभा में। यहाँ पे लोगों के द्वारा डायरेक्ट जो है क्या हो रहे हैं? इलेक्ट हो रहे हैं। और ये इलेक्ट हो रहे हैं डायरेक्ट नहीं, बल्कि MLAs के द्वारा। MLAs इलेक्ट करके इनको भेजते हैं। MLA इलेक्टेड बाय MLAs वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। देन यूटी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में अगर देखें तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज। तो राज्यसभा में यूटी से रिप्रेजेंट होके कैसे आएंगे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आएंगे स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज। और लोकसभा में क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा एज पर यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965 का। तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देन टर्म देखिए, अगर राज्यसभा परमानेंट हाउस है, 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होंगे। ठीक है। और हर सब जितने मेंबर है कितने दिन के लिए सर्व करते हैं? 6 साल के लिए सर्व करते हैं। तो इनका टेन्योर क्या है? 6 साल का है। देन लोकसभा जो है परमानेंट नहीं है, 5 ईयर इनका टर्म है, लेकिन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो सकते हैं 5 ईयर से पहले भी। देन इमरजेंसी एक्सटेंशन अगर देखें तो राज्यसभा में एप्लीकेबल नहीं है। हमने नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या देखा था कि लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। आर्टिकल क्या रहेगा? 352। और नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड। और जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने के बाद तक वो नहीं रह सकते। अगर इमरजेंसी खत्म हो गया तो नॉट बियॉन्ड 6 मंथ, 6 मंथ से बियॉन्ड वो नहीं जो है एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि राज्यसभा में एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं है। लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन 1 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक। ठीक है, 6 महीने के बाद। नॉमिनेशन अगर देखें तो राज्यसभा क्या करते हैं? 12 नॉमिनेटेड, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 83। ठीक है, 80, आर्टिकल 80 इतना ही याद रखना इनफ है कि आर्टिकल 80 में जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जो किसको नॉमिनेट करते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में जो एक्सपर्ट होते हैं। किसमें? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। ध्यान रखना इसमें स्पोर्ट्स नहीं है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जो फेमस लोग हैं उनको जो है नॉमिनेट किया जाता है। तो अगर कभी ऐसे आता है तो यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स है? नहीं है। लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। ठीक है। देन लोकसभा नो नॉमिनेशन आफ्टर 104th अमेंडमेंट। तो लोकसभा में जो है हम देखते हैं नॉमिनेशन अब नहीं होता है। पहले नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियंस के लिए, इसको अब डिस्कार्ड कर दिया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें
एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉमन है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मस्ट टेक ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ लेने चाहिए, ओथ और एफर्मेशन के बारे में शेड्यूल 3 में है, और अदर क्वालिफिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, और जो अदर क्वालिफिकेशन है वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक एज अगर हम देखें राज्यसभा के लिए तो क्या है, राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 ईयर्स, कितना चाहिए, 30 साल चाहिए। लोकसभा के लिए मिनिमम 25 साल चाहिए। तो ये याद रखना है कि राज्यसभा के लिए एज मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 साल। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर हम देखें एज पर आरपीए एक्ट 1951, ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसको जो भी क्वालिफाइड कब होंगे, जब वो रजिस्टर होंगे एज एन इलेक्टर, कि वो इलेक्ट करते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा फॉर एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो इलेक्टर के रूप में रजिस्टर होंगे तभी जाकर के वो जो है क्वालिफाइड हैं। फॉर SC/ST रिजर्व सीट होगा, मस्ट बी मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी। तो SC/ST के रिजर्व सीट है लेकिन वो SC/ST कम्युनिटी के मेंबर होने चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 102, ठीक है, तो डिसक्वालिफिकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 102, तो आर्टिकल 102 के हिसाब से कौन डिसक्वालिफाइड होगा, ठीक है, जो कि होल्ड करेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, या सिटीजन नहीं होगा इंडिया का, या फिर कोर्ट के द्वारा जिसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया होगा, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया होगा, या अगर किसी ने फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है, अगर बाहर की सिटीजनशिप अगर एक्वायर कर लिया, इंडियन सिटीजन नहीं रहा तो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट किसको कहेंगे, तो ऐसे पर्सन को अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहा जाएगा जो कि अगर कोर्ट के द्वारा उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब इंसॉल्वेंट मीन्स कि ऐसा इंसान जो कि अपने कर्ज को पे नहीं कर पा रहा है, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, इंसॉल्वेंट, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और बट हैज़ नॉट येट बीन रिलीज फ्रॉम लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, लेकिन अभी तक वो रिलीज नहीं हुए, जो भी इंसॉल्वेंसी का लीगल कंसिक्वेंसेस है वो हो ही रहा है। ठीक है, तो वो पर्सन क्या है, रिस्ट्रिक्शन के अंदर है, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है या डायरेक्टर नहीं बन सकता है कंपनी का। ठीक है, तो जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, जो अपने कर्ज को पे नहीं कर पाएंगे और कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर जा रहा है कि ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। देन डिस्क्वालिफिकेशन जो है एज पर आरपीए 1951, तो आरपीए 1951 के हिसाब से कौन डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने अभी ये देखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 102 के हिसाब से अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, सिटीजन नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन एज पर आरपीए एक्ट 1951 के 1951 के हिसाब से किसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, जो गिल्टी होंगे इलेक्शन ऑफेंसेस में, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग या ब्राइबरी में, या फेल्ड टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंस, अगर इलेक्शन एक्सपेंस को लॉज ना करे, फेल हो जाए, तो फिर जो है उनको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। या अगर उनका इंटरेस्ट किस में है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में, या फिर मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर या सेक्रेटरी है कोई कॉरपोरेशन में, जिसमें कि जो है गवर्नमेंट का शेयर 25% से ज़्यादा या 25% के बराबर है, ये सेक्शन 10 आरपीए जो है 1951 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर, सेक्रेटरी जो है कौन से कॉरपोरेशन में होगा, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर क्या होगा, 25% से ज़्यादा या 25% है तो। ठीक है, और कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, अगर लोगों के बीच में ये एनिमिटी फैला रहे हैं, ठीक है, और पनिश्ड फॉर सोशल क्राइम्स, अगर इनको सोशल क्राइम्स के लिए पनिश किया गया, जैसे कि अनटचेबिलिटी या डाउरी के लिए, या डिसमिस किया गया गवर्नमेंट सर्विसेज से फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी, तो करप्शन और डिसलॉयल्टी से अगर गवर्नमेंट सर्विसेज से इनको निकाला गया है, तो कौन इंसान जो है डिस्क्वालीफाई होगा आरपीए के अंदर, वो डिस्क्वालीफाई होगा जो गिल्टी होगा इलेक्शन ऑफेंसेस के लिए, या फेल्ड टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस, या जिसका इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में, या मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर जो है, ये सारी चीज़ें होंगे कहाँ पे, जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा, 25% से ज़्यादा होगा, और कन्विक्ट किया गया होगा अगर ये प्रमोट
प्रमोट कर रहे हैं एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, और पनिश किया जाएगा फॉर सोशल क्राइम्स, अनटचेबिलिटी, डॉरी एक्सेट्रा के लिए अगर उनको पनिश किया गया है तो, और डिसमिस जो है अगर किया गया है गवर्नमेंट सर्विसेज से फॉर करप्शन एंड डिसलॉयल्टी। तो ये हमने देखा आरपीए के अंदर कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है, मेंबर बनने से। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफिक्शन, डिफिक्शन के ग्राउंड पे ये कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो एंटी डिफिक्शन हम कहाँ देखते हैं, 10th शेड्यूल में। तो ये अप्लाई होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों पे। 10th शेड्यूल किस पे अप्लाई हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों पे। और इसमें डिसाइड कौन करेगा कि ये डिस्क्वालीफाई हुआ या नहीं हुआ, 10th शेड्यूल के ग्राउंड के ऊपर डिसाइड करेगा स्पीकर लोकसभा के केस में कि क्या ये मेंबर जो है डिस्क्वालीफाइड है या नहीं। तो ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर करेंगे लोकसभा के केस में और चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के केस में, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू अलाउ है, क्योतो होलोहन केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू अलाउ है। पहले क्या था कि जुडिशियल रिव्यू अलाउ नहीं था, लेकिन क्योतो होलोहन केस में कहा गया कि नहीं, अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं और इसको चैलेंज किया जाता है, ठीक है, तो अलाउ है। तो नॉट गवर्नर, स्पीकर करेंगे लोकसभा के केस में और चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के केस में। तो अब 10th शेड्यूल के हिसाब से ग्राउंड क्या होगा, जैसे अगर कोई वॉलेंट्री गिव अप कर रहे हैं पार्टी के मेंबरशिप को, मतलब अपना जानबूझ के पार्टी के मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं, तो उस पर जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। या वोटिंग एब्सटेनिंग कॉन्ट्रेरी टू पार्टी डायरेक्शन, ठीक है, पार्टी जो डायरेक्शन दे रही है, विप जो डायरेक्शन दे रही है, ठीक है, उसके कॉन्ट्रेरी अगर काम कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। और अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी जो है अकेले वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं कोई पार्टी, तो फिर डिस्क्वालीफाइड। और कोई नॉमिनेटेड मेंबर एमपी है वो ज्वाइन करते हैं पार्टी 6 महीने के बाद, ठीक है। तो इसमें कुछ ग्राउंड है, याद रखना है कि अगर वॉलेंट्री गिव अप कर रहे हैं पार्टी मेंबरशिप को, या वोट करने से मना कर रहे हैं कॉन्ट्रेरी टू पार्टी डायरेक्शन, पार्टी का जो डायरेक्शन है उससे कॉन्ट्रेरी अगर वो कर रहे हैं, वोट करने से मना कर रहे हैं, तो जो है डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। और इंडिपेंडेंट एमपी जो है अगर वो ज्वाइन करे पार्टी, देखिए इंडिपेंडेंट एमपी ज्वाइंस अ पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो कोई नॉमिनेटेड एमपी जो है ज्वाइन करता है पार्टी कब, आफ्टर 6 मंथ। कोई नॉमिनेटेड किसी मेंबर को नॉमिनेट किया गया और वो नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो जो है ज्वाइन कर लेता है कोई पार्टी 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन वैकेटिंग ऑफ सीट, ठीक है, देखते हैं सीट को कैसे वैकेट किया जाता है। मीन्स अब ये वाली चीज़ों को समझते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि डुअल मेंबरशिप नहीं है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं हो सकता कि राज्यसभा के भी मेंबर रहेगा और लोकसभा का भी मेंबर रहेगा, तो दोनों हाउस का मेंबर वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो जो है इलेक्ट हो जाता है तो रिज़ाइन करना पड़ेगा एक हाउस से विद इन 10 डेज, ठीक है। इलेक्टेड टू बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट, अगर ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा मेंबर है, ठीक है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट हो जाता है, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। दोनों में, जैसे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेंबर नहीं हो सकते हैं, उनको चूज़ करना पड़ेगा कि लोकसभा में रहना है या राज्यसभा में रहना है, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्टेड टू बोथ स्टेट और पार्लियामेंट, अगर कोई ऐसा है जो स्टेट और पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों में सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 14 दिन के अंदर जो है वेकेट करना पड़ेगा। मस्ट वेकेट 1 विद इन 14 डेज, एक को 14 दिन के अंदर वेकेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के केस में एक को 10 दिन के अंदर रिज़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सीट वेकेट इफ़, और सीट वेकेट हो जाएगा अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो, या इलेक्शन जो है इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। एब्सेंट विदाउट परमिशन फॉर 60 डेज, अगर 60 दिन से ज़्यादा जो है एब्सेंट रहे बिना परमिशन के, तो भी सीट क्या हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वेकेटिंग ऑफ सीट्स के लिए क्या क्या देखा कि डुअल मेंबरशिप नहीं होगा, दोनों हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, दोनों पार्लियामेंट और जो है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है, एक हाउस से रिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों में जो है हो जाते हैं तो ठीक है, फिर भी क्या करना पड़ेगा, एक हाउस से मस्ट वेकेट 1 विद इन 14 डेज, 14 डेज के अंदर एक को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओथ एंड अफर्मेशन अगर देखें तो ओथ कौन दिलाएगा इनको, एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों हाउस में ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट।
कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन हाउस प्रोसीडिंग्स अंटिल ओथ इज टेकन। तो जब तक ओथ नहीं ले लेते हैं ये, तो ये हाउस के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और ओथ जो है शेड्यूल 3 के अंदर लेना होगा। पेनल्टीज, अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन सिट्स और वोट्स विदाउट बीइंग क्वालिफाइड, तो अगर कोई पर्सन जो है बैठता है या वोट देता है बिना क्वालिफाइड हुए तो फिर पेनल्टी लगेगा। लायबल टू पे 500 पर डे एज पेनल्टी, तो 500 रुपये पेनल्टी लगेगा आरपीए एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। अगर वो पर्सन जो है क्वालिफाइड नहीं है बैठने के लिए या वोट करने के लिए, लेकिन बैठता है या वोट करता है तो। देन सैलरी और अलावेंसेज अगर हम देखें तो डिटरमाइंड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 106। नो पेंशन प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। पेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया है लॉ के द्वारा 1976 में। अब देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, हम इतनी बार देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर है क्या? ठीक है, मीनिंग अगर देखें तो एनी पोजीशन दैट प्रोवाइड सैलरी, अलावेंसेस और अदर फाइनेंशियल गेन्स, तो कोई भी ऐसा पोजीशन जिसमें कि सैलरी या अलावेंस या कोई अदर फाइनेंशियल गेन जो है हो रहा हो, एम्स टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर MPs MLAs होल्डिंग गवर्नमेंट लिंक्ड ऑफिस। तो ये क्यों किया गया है? ताकि जो है यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, अगर MP या MLA ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो। ठीक है, बेसिकली इतना याद रखना है कि कोई भी ऐसा पोजीशन जो कि सैलरी और अलावेंसेस और फाइनेंशियल गेन प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखें तो ये मेंशन है आर्टिकल 102, ठीक है, 102(1)(a) में MPs के लिए और आर्टिकल 191(a) में MLAs के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड RP एक्ट 1951 डू नॉट डिफाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड होने के लिए, लेकिन क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसको डिफाइन नहीं किया गया है। सो डिस्क्वालिफिकेशन अगर रूल देखें तो लेजिस्लेटर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, अनलेस एग्जेम्प्टेड, अगर उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, कि ये वाली चीज़ जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती है, ठीक है, तो फिर जो है वो नहीं होंगे डिस्क्वालीफाइड। लेकिन अगर वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर देखें तो इसको गवर्न किया जाता है बाय पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के द्वारा, और इसको 5 बार अमेंड किया गया है टू ऐड मोर एग्जेम्प्टेड ऑफिस। तो कौन सा ऑफिस है जो एग्जेम्प्टेड है? ठीक है, कि इसमें जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कुछ ऐसा ऑफिस है जिसको कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, 2006 अमेंडमेंट केस में पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 एग्जेम्प्टेड 55 ऑफिसेस, तो 55 ऑफिस को एग्जेम्प्ट किया है कि ये 55 ऑफिस जो है क्या है, हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड, कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। मीन्स क्या है कि अगर कोई मेंबर है, ठीक है, MP MLA या उसको मेंबर बनना है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं होना चाहिए कि कहीं से वो सैलरी ले रहा है, अलावेंसेस ले रहा है, फाइनेंशियल गेन ले रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, इसीलिए वो जो है डिस्क्वालीफाइड है। तो इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जो अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है, किसी चीज़ में है, तो उनको रिज़ाइन करके ही करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऑफिस को जो है, जैसे कि कुछ ऑफिस को क्या कहा गया है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा, तो जिस ऑफिस को कहा जाएगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं होगा, नहीं आता है, तब डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। ठीक है, यही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन लोकसभा। ठीक है, देखते हैं लोकसभा में क्या इलेक्शन का सिस्टम है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन। हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है इलेक्शन के लिए। ठीक है, 2 लेवल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्मिटी, तो 2 तरह का हम यूनिफॉर्मिटी रिप्रेजेंटेशन का यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सीट्स टू पॉपुलेशन इज सेम अक्रॉस द स्टेट, मतलब क्या है कि रेशियो जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेम है सारे स्टेट में। और इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के विद इन हम क्या देखते हैं कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है विद इन ए स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस स्टेट में बांटा गया है तो इसमें क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होगा। ठीक है, तो समझते हैं इंटर स्टेट यूनिफॉर्मिटी कैसे होगा। मतलब क्या है कि ईच स्टेट गेट्स सीट इन लोकसभा इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन, मतलब उसके पॉपुलेशन के हिसाब से उसको सीट मिलेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर देखें तो जो बड़ा स्टेट है, बिग स्टेट्स गेट मोर सीट्स और स्मॉलर स्टेट्स गेट फ्यूअर। ठीक है, तो स्मॉलर स्टेट को कम मिल रहा है, बिग स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है, बट इन अ वे दैट ईच MP रिप्रेजेंट रफली द सेम नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया। तो अगर हम देखें तो हर MP क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पीपल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सपोज अगर 20 करोड़ पीपल हैं और 80 सीट यूपी को मिल रहा है, और केरला में 3.5 करोड़ पीपल हैं और 14 सीट्स अगर मिल रहा है, तो पॉपुलेशन पर सीट अगर देखें तो यूपी का 20 करोड़ जो है कितना 80 सीट है, मीन्स क्या हो रहा है कि 25 लाख पीपल को जो है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम अगर केरला में देखें कि 3.5 करोड़ जो है लोग हैं, 14 सीट है, तो ये भी 25 लाख जो है 25 लाख पर सीट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 25 लाख पर सीट। तो सिंस द रेशियो इज सेम, तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट यूनिफॉर्मिटी हो गया। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट यूनिफॉर्मिटी मीनिंग क्या है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है स्टेट के अंदर, तो सब में क्या होगा, इक्वल पॉपुलेशन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। अगर एक स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इक्वल पॉपुलेशन होना चाहिए, ताकि जो है हर MP इन दैट स्टेट रिप्रेजेंट अ सिमिलर नंबर ऑफ पीपल, ताकि हर MP क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके सिमिलर नंबर ऑफ लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ गई कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक स्टेट है और इस स्टेट के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल पॉपुलेशन होना चाहिए, ताकि एक MP जो है रिप्रेजेंट करे सिमिलर नंबर ऑफ पीपल को। एग्जाम्पल अगर देखें कि विद इन महाराष्ट्र अगर लेट्स से 12 करोड़ पीपल है और टोटल लोकसभा सीट 48 है। ठीक है, तो हर MP क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 करोड़। ठीक है, तो हर MP क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम सीट से डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि 25 लाख पीपल को जो है कर रहे हैं। अगर फिर हम देखते हैं कि अगर नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख पीपल है, ठीक है, और मुंबई साउथ में अगर सिर्फ 15 लाख पीपल है, तो इंट्रा स्टेट यूनिफॉर्मिटी इज़ वायलेटेड। तो क्या होगा, इंट्रा स्टेट यूनिफॉर्मिटी वायलेट होगा। तो मतलब क्या है कि अगर 12 करोड़ लोग हैं तो टोटल लोकसभा सीट 48 है, तो इस हिसाब से डिवाइड होना चाहिए कि 25 लाख लोगों को जो है एक आदमी, एक MP जो है इच MP क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लाख लोगों को। अगर ऐसा हो जाए कि नागपुर में एक MP 25 लाख लोगों को कर रहा है और मुंबई साउथ में 15 लाख लोगों को एक MP कर रहा है, तो ये इंट्रा स्टेट यूनिफॉर्मिटी का वायलेशन होगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इंट्रा स्टेट यूनिफॉर्मिटी है कि स्टेट के अंदर जो है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है सबको इक्वल पॉपुलेशन मिलना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर एक MP एक स्टेट में ऐसा है कि वो अगर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसके अकॉर्डिंग बनती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो जितने भी MP हैं वो बराबर लोगों को ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। SCs एंड STs को जो है सीट्स मिलता है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन की, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग SCs और STs को सीट मिलता है। और जितने भी वोटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, इलेक्ट कैंडिडेट ऑफ रिजर्व्ड सीट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। जितने भी वोटर हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो ही इलेक्ट करेंगे रिजर्व सीट के लिए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जिस कम्युनिटी के मेंबर है उसी जो है जिस कास्ट के कम्युनिटी के मेंबर है उसी कास्ट के लोग वोट करेंगे, उसी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे, पर ऐसा नहीं है। रिजर्व सीट में भी सारे वोटर जो है वोट करेंगे। देन SC और ST कैंडिडेट कैन ऑल्सो कंटेस्ट जनरल और अनरिजर्व सीट। तो SC और ST जो है जनरल और अनरिजर्व सीट में भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। ठीक है, तो SC ST का रिजर्वेशन समझ में आ गया कि इनको भी जो है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ही सीट मिलेगा। देन सीट एलोकेशन के बारे में देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फ्रोज किया गया है जितनी भी सीट एलोकेशन है और कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, टिल 2000। ठीक है, पहले तो 42nd से 2000 तक किया गया। ठीक है, देन 84th अमेंडमेंट एक्ट से एक्सटेंड कर दिया कि ये फ्रीज जो होगा ये 2026 तक रहेगा टू सपोर्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो मतलब क्या किया गया कि यहाँ पे सीट को फ्रोज कर दिया गया कि अभी जितना सीट है उतना ही सीट अभी रहने वाला है। कब तक रहने वाला है, 2026 तक रहने वाला है। और किस पॉपुलेशन के बेस पे, 1971 के पॉपुलेशन के बेस पे। ठीक है,
ताकि क्या हो कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सीट एलोकेशन ही हो रहा है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, तो अगर किसी स्टेट में ने कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन अगर कंट्रोल कर लिया तो उनकी सीट्स तो कम हो जाएगी, इसीलिए 2026 तक जो है सीट को क्या किया गया है, फ्रीज किया गया है। आई होप कि मैं इस बात को आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये क्या चीज़ें हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट यूनिफॉर्मिटी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली फिर से एक बार इस चीज़ को देखते हैं कि इंटर स्टेट मतलब दोनों स्टेट में क्या होना चाहिए कि ईच स्टेट गेट सीट इन लोकसभा इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट मिले ताकि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, बड़ा स्टेट को ज़्यादा सीट मिलेगा, छोटा स्टेट को कम सीट मिलेगा, ताकि जितना भी एमपी है, ठीक है, ईच एमपी रिप्रेजेंट कर सके रफली सेम नंबर ऑफ लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है 20 लोगों को और एक जगह पे ऐसा हो रहा है कि एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 को कर रहे हैं तो सब 20 को ही कर रहे हैं, 10 को कर रहे हैं तो सब 10 को ही कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट जो है होना चाहिए। हमने ये चीज़ें देख ली। देन देखते हैं और वोटिंग एज के बारे में कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया, रिड्यूस किया गया वोटिंग एज को 18 से जो है 21 था पहले वोटिंग एज, और 21 से फिर 18 ईयर्स किया गया। ये किससे किया गया, 61 से 61st। देन 104th से क्या किया गया, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से SC/ST का रिजर्वेशन जो है लोकसभा में और स्टेट असेंबली में बढ़ाया गया। अभी ये 2000 जो है 2030 तक ये होने वाला है। ठीक है, और ये SC/STs के जो रिजर्वेशन वाली चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, आर्टिकल 330 एंड 332 में। तो 104th से क्या किया गया है, इनके जो है रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया है 2030 तक। और एंड किया एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन, लोकसभा में जो 2 सीट एंग्लो इंडियंस का होता था और स्टेट असेंबली में 1 सीट एंग्लो इंडियंस का, बेसिकली लोकसभा में नॉमिनेशन अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होगा, अब सारे मेंबर इलेक्ट होके ही आएंगे। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब देखते हैं पार्लियामेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा में हम देखते हैं स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, और पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंटेड टू असिस्ट इन कंडक्टिंग हाउस प्रोसीडिंग्स। तो हम पढ़ेंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन के बारे में, लेकिन यहाँ पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन को जो है अपॉइंट क्यों किया जाता है, ताकि ये असिस्ट कर सके हाउस के प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली कंडक्ट करने में। देन राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं, हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट बने कि वो राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। एंड डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे भी होते हैं असिस्ट करने के लिए प्रिसाइडिंग फंक्शंस के लिए। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसका फाउंडेशन जो है लाया गया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पोस्ट को। कौन से एक्ट से, 1919 से। अब ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है कि शायद ये 1935 से हुआ होगा, क्योंकि 1935 से हमने काफ़ी सारी चीज़ें उठाई है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में जो है हम देखते हैं कि 1919 से लिया गया है। बिफोर 1921 क्या होता था, गवर्नर जनरल प्रिसाइड करते, गवर्नर जनरल ही प्रिसाइड किया करते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, देन 1921 में फर्स्ट स्पीकर जो है फ्रेडरिक वाइटी, कौन होते हैं, फर्स्ट स्पीकर फ्रेडरिक वाइटी, और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर, ये PYQ है, सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर होते हैं 1921 में। ठीक है, 1921 में फर्स्ट स्पीकर फ्रेडरिक वाइटी और सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर। देन 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल जो है फर्स्ट इंडियन होते हैं, और ये इलेक्ट होते हैं स्पीकर जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 में। कौन, विट्ठल भाई जे पटेल। देन 1935 में चेंज किया जाता है कुछ, चेंज टाइटल्स फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट टू स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो कुछ टाइटल को जो है चेंज किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट से स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर किया जाता है किससे, 1935 में। पहले क्या होता था, टाइटल होता था प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट से कर दिया गया स्पीकर टू एंड डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखें तो फर्स्ट स्पीकर होते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मवलांकर और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर अनंत सयनम अयंगर। ठीक है, अनंत सयनम अयंगर। एंड फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं GV मवलांकर। देन पढ़ते हैं स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है। तो ये
होता है टेम्परेरी ऑफिस फॉर इनिशियल लोकसभा सेशन आफ्टर इलेक्शन। इलेक्शन के बाद ये टेम्परेरी ऑफिस होता है, ठीक है, ठीक है, टेम्परेरी ऑफिस फॉर इनिशियल लोकसभा सेशन आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। और अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ड्यूटी क्या होता है इनका? ड्यूटी होता है एडमिनिस्टर्स ओथ टू द मेंबर, कि मेंबर को जो है क्या करा सके, ओथ दिला सके, ओवरसीज करे जो है इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर, जो स्पीकर का जो नए स्पीकर होंगे तो उनके इलेक्शन को देखे। ट्रेडिशन है ये, सीनियर मोस्ट एमपी जो है यूजुअली चूजन एज स्पीकर प्रो टर्म, तो ये एक ट्रेडिशन है, जो सीनियर मोस्ट एमपी होते हैं उनको स्पीकर प्रो टर्म के रूप में चुना जाता है। तो ये एक तरीके से टेम्परेरी ऑफिस होता है। इनिशियल लोकसभा सेशन जो होता है, ठीक है, जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो इनिशियल लोकसभा सेशन होगा तो उसके लिए अपॉइंट किया जाता है स्पीकर प्रो टर्म को। और इनको अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि जब तक मेंबर्स जो है ओथ वगैरह नहीं ले लेते हैं तो फिर वो कैसे ऑफिस में आएंगे, तो उस टाइम तक के लिए स्पीकर प्रो टर्म होते हैं और इनकी ड्यूटी होती है कि ये एडमिनिस्टर कराए ओथ जो है मेंबर्स को और ओवरसी करे इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर, ठीक है। जब नए स्पीकर आ जाएंगे तो फिर ये वैकेंट कर देते हैं, फिर इनका खत्म हो जाता है। ये टेम्परेरी जो है टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। देन स्पीकर ऑफ लोकसभा वर्सेस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन दोनों को देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो इस और या क्या सिमिलरिटीज़ है। तो स्पीकर जो है इनको इलेक्ट किया जाता है लोकसभा मेंबर्स में से, ठीक है। और चेयरमैन जो है एक्स ऑफिशियो रोल है, हेल्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चेयरमैन के बारे में हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चेयरमैन होंगे। और स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा मेंबर में से। और अगर इलेक्शन देखें तो स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है व्हेन एवर द ऑफिस फॉल्स वैकेंट, ठीक है। तो स्पीकर को कब जो है इस इलेक्ट कब किया जाता है? जब ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं डेट को। और चेयरमैन के केस में क्या होता है, नॉट सेपरेटली इलेक्टेड, अज्यूम्स रोल अपन बीइंग जो है वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये फिर अपना जो इनका क्या होता है, फिर ये रोल होता है इनका कि ये चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा का। और इलेक्शन होता है किसके केस में? स्पीकर के केस में। अब स्पीकर का केस अगर देखें हम, अगर ऑफिस उनका वैकेंट होगा तो स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। टेन्योर अगर देखें तो स्पीकर होल्ड करते हैं ऑफिस टिल लोकसभा इज डिसॉल्व, जब तक लोकसभा है तब तक स्पीकर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। जब लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाएगी तब तो फिर उनको भी छोड़ना पड़ेगा अपना ऑफिस, ठीक है। मस्ट वेकेट, और वेकेट करना पड़ेगा अगर वो एमपी ना रहे, ठीक है। एक कंडीशन तो हमने देखा कि जब तक लोकसभा है तब तक स्पीकर होंगे, लेकिन उनको जो है वो एमपी अगर ना रहें तो फिर उनको खाली करना पड़ेगा अपने पोस्ट को। और रिज़ाइन अगर वो कर दे डिप्यूटी स्पीकर को तो उनका सीट वैकेट हो जाता है। चेयरमैन के केस में देखें तो ये जब तक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तब तक ये होल्ड करते हैं ऑफिस को आर्टिकल 67 के अंदर। तो हमने क्या देखा, क्या राज्यसभा चेयरमैन का इलेक्शन होता है इलेक्ट करने के लिए? ठीक है, नहीं होता है। लोकसभा के स्पीकर का होता है, ठीक है। और इलेक्शन का डेट जो है, अगर ऐसा होता है कि लोकसभा के जो है स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो फिर डेट कौन फिक्स करता है इलेक्शन का? तो इलेक्शन का डेट फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। देन रिमूवल अगर देखें तो स्पीकर को रिमूव किया जाता है लोकसभा में, रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। और पास किया जाता है मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर, ठीक है। और नीड 14 डेज नोटिस विथ सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, और इनको भी 14 दिन का नोटिस चाहिए। तो राज्यसभा के स्पीकर को जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से निकाला जाता है। हमने देखा था कि वाइस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम देखते हैं कैसे रिमूव किया जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से, ठीक है। तो राज्यसभा के जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा रेजोल्यूशन पास किया जाता है और पास किया जाता है मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर से। 14 डेज का इनको एडवांस नोटिस देना होगा विथ सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, कम से कम 50 मेंबर अग्री करने चाहिए, तब जाके इनको 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। और चेयरमैन को रिमूव किया जाएगा, कैसे चेयरमैन हट सकते हैं? रिमूव्ड ओनली इफ वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन है ना। तो राज्यसभा के चेयरमैन जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे वो चेयरमैन भी नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं राज्यसभा एज ए मेंबर बट हैज़ नो वोटिंग राइट। तो ये राज्यसभा में अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी मीटिंग्स वगैरह कोई भी चीज़ राज्यसभा को ये अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वो राज्यसभा को जो है चेयर करते हैं, तो क्या इनके पास वोटिंग राइट है? नहीं, ये अटेंड कर सकते हैं बट इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। देन वोटिंग राइट्स के बारे में अगर देखें तो स्पीकर क्या करते हैं, डजंट वोट इनिशियली बट हैज़ ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। अब किसी बात पे फैसला होना है, ठीक है, वोटिंग हो रही है, लेकिन जो है अब स्पीकर इनिशियली वोट नहीं करेंगे। अगर दो पार्टी है या दो मतलब बात हो रही है कि ये करना है या नहीं, कुछ भी किसी भी टाइप का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग जो है नहीं होगी, इनिशियली स्पीकर वोट नहीं करेंगे। लेकिन अगर फंस जाती है बात, टाई होता है, तब जाके स्पीकर वोट करेंगे। और चेयरमैन के केस में भी सेम है, इनिशियल वोट नहीं है, लेकिन टाई को तोड़ने के लिए ठीक है, अब 2-2 का वोट आ गया, अब अगर कोई एक बंदा यहाँ वोट करेगा तो इसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर उस केस में स्पीकर कर सकते हैं। पावर और ड्यूटीज़ अगर देखें स्पीकर का क्या है, सोर्स ऑफ पावर इनको कहाँ से मिलता है, इनको पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ प्रोसीजर से और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से स्पीकर को पावर मिलता है, ठीक है। तो की रोल्स अगर ये देखें तो गार्जियन ऑफ हाउस प्रिविलेज, जब हाउस की बात आ जाती है तो यहाँ पे स्पीकर का रोल आ जाता है। और ये मेंटेन करते हैं ऑर्डर एंड डेकोरम हाउस में, क्या मेंटेन करते हैं, जो भी ऑर्डर होगा, डेकोरम होगा, वो मेंटेन करेंगे स्पीकर। और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल विद इन हाउस, यहाँ इस बात को ध्यान रखना, विद इन हाउस कहा जा रहा है। ऐसे तो फाइनल इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन है, हमारे जुडिशरी हैं, लेकिन हाउस के अंदर अगर बात हो रही है तो स्पीकर, और ये एडजर्न कर सकते हैं और सस्पेंड कर सकते हैं हाउस फॉर लैक ऑफ कोरम। कोरम क्या है कि कम से कम जो है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है, कम से कम जो है 10 का एक हिस्सा लोग तो होने ही चाहिए ना, तो 1/10 ऑफ द टोटल जो है स्ट्रेंथ क्या है, कोरम है। तो कोरम अगर ना रहे तो एडजर्न कर सकते हैं या हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे। डे टू डे जो भी चीज़ें पार्लियामेंट में हो रही है उसको कौन कर रहा है, उसको स्पीकर। और ये डिसाइड करते हैं मनी बिल के स्टेटस पे कि ये मनी बिल है या नहीं, और इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और प्रिसाइड करते हैं, ये जॉइंट सिटिंग अगर होता है पार्लियामेंट का तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा, जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन क्या जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड प्रेसिडेंट करते हैं, नहीं, प्रिसाइडिंग का काम हमेशा ही स्पीकर का होता है। तो ये आर्टिकल 108 के अंदर ये प्रिसाइड करते हैं और ये अलाउ कर सकते हैं सीक्रेट सिटिंग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। तो लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, जनरली कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो वो अगर अलाउ करेंगे तो सीक्रेट सिटिंग किया जा सकता है। और डिसाइड किया जा, ये इनके पास क्या पावर है कि ये डिसाइड कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन। हमने एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा था कि अगर कोई यहाँ बात आती है तो फिर यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के केस में डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, और अगर स्पीकर, ठीक है, एंटी डिफेक्शन के केस में डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, वाई आई एम सेइंग प्रेसिडेंट, स्पीकर, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन वहाँ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीज़ें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिया हुआ है उसके हिसाब से जो है अगर डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने ग्राउंड्स दिए हुए हैं उस ग्राउंड्स पे अगर कोई जो है हटाया जा रहा है, उसको डिस्क्वालीफाइड हो रहा है, तो ये डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन एंटी डिफेक्शन में जो कुछ चीज़ें हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डिस्क्वालीफाइड हो रहा है तो इसको डिसाइड करेंगे स्पीकर। और ये जो भी डिसाइड करेंगे ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। मीन्स अगर चैलेंज किया जाता है कि इन्होंने जो रिमूव किया है इस पर्सन को या डिस्क्वालीफाइड किया है इस पर्सन को, तो अगर चैलेंज किया जाए तो जुडिशियल रिव्यू इस पर होगा, ठीक है। देन ये अपॉइंट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरपर्सन। तो किसको अपॉइंट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरपर्सन को, ठीक है। और एक्ट करते हैं एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सेवरल पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो जो बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है तो उसमें वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, स्पीकर ही होते हैं। और ये अपॉइंट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरपर्सन को, ठीक है। यहाँ देखना है इस बात को कि पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरपर्सन को अपॉइंट और सुपरवाइज कौन करेगा, यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरपर्सन की बात हो रही है, तो इसको जो है करेंगे स्पीकर। और ये एक्ट करते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका, ठीक है। देन देखते हैं पावर
पावर्स ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब वाइस प्रेसिडेंट का पावर देख लेते हैं। ही हैज़ सिमिलर पावर टू द स्पीकर इन कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए सिमिलर पावर है, ठीक है, स्पीकर की तरह। अगर कुछ लिमिटेशन और कुछ डिफरेंसेस देखें तो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये मनी बिल है कि नहीं, ये स्पीकर का ही एक्सक्लूसिव पावर है, सिर्फ स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। और ये प्रिसाइड नहीं करते हैं जॉइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट की, अगर जॉइंट सिटिंग होगा तो प्रिसाइड करेंगे स्पीकर। और ये एक तरीके से लिंक बनते हैं राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो वाइस प्रेसिडेंट ये हैं, ठीक है, और चेयर भी कर रहे हैं राज्यसभा को, तो इधर से ये राज्यसभा का लिंक बन रहे हैं एंड प्रेसिडेंट के बीच जो है ये लिंक बनने का काम कर रहे हैं। देन इंडिपेंडेंस एंड पार्शियलिटी ऑफ स्पीकर, तो देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनके पास, इनको रिमूव किया जा सकता है सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास होता है मेजोरिटी सपोर्ट से। और इजीली हमने देखा कि इसको एडमिशिबल भी नहीं कर सकते, 50 मेंबर साइन करना चाहिए, 14 डेज़ का जो है नोटिस दिया जाना चाहिए उनके रिमूवल के लिए, ठीक है, तो 14 डेज़ का नोटिस और 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर देखें तो सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और एक्सपेंसेस चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ठीक है। और इम्यूनिटी और क्रिटिसिज्म देखें तो इनका कंडक्ट जो भी होता है, ठीक है, तो इनको ये पावर मिली हुई है और इसको क्रिटिसाइज भी कभी कभी किया जाता है। तो जो भी इनका कंडक्ट है, कंडक्ट कांट बी डिस्कस्ड इन लोकसभा एक्सेप्ट वाया सब्सटैंटिव मोशन, जब इनके खिलाफ मोशन लाया जाएगा सब्सटैंटिव मोशन तभी डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज जो है इनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। देन जुडिशियल प्रोटेक्शन अगर देखें तो जैसे कि इनके पास क्या पावर है, लाइक मेंटेनिंग ऑर्डर, रेगुलेटिंग प्रोसीजर आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, तो ये जो मेंटेन करते हैं ऑर्डर को या प्रोसीजर हाउस के अंदर जो भी प्रोसीजर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑर्डर को, ये सब जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा। देन वोटिंग राइट अगर देखें, डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, तो पहले इंस्टेंस में ये वोट नहीं करते हैं, कास्टिंग वोट करते हैं इन केस ऑफ टाई, ठीक है, जिससे कि न्यूट्रलिटी बनी रहे। हमने क्या देखा कि ये वोट क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में करेंगे, नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहे, ठीक है। ये होता है कि वो इसको जो है स्पीकर को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वोट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी देख लेते हैं चेयरमैन का, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनके पास है, सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया गया है और चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। हम जानते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है मींस नॉट सब्जेक्ट टू वोट, मतलब वोट नहीं करना है, ये पैसा तो जाना ही जाना है, सैलरीज और अलाउंसेस ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है चार्ज होता है, ताकि जो है इन सारी चीज़ों पे वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये तो होना ही होना है, ठीक है। देन ड्यूरिंग रिमूवल प्रोसेस, ये जो है जब रिमूवल प्रोसेस होता है चेयरमैन का, तो ये क्या करें, ये जो है प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं राज्यसभा के ऊपर, ठीक है। जब रिमूवल रेजोल्यूशन डिस्कशन चल रहा है तो क्या ये प्रिसाइड करेंगे राज्यसभा को, नहीं, ये एक नॉर्मल मेंबर की तरह रहेंगे और इनके पास वोटिंग का राइट नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें कि इनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन का, तो ये प्रिसाइड करेंगे क्या राज्यसभा को, जिसके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है कि इनको रिमूव किया जा रहा है, और क्या यही प्रिसाइड करेंगे हाउस को, यही बोलेंगे कि मेंटेन करिए डेकोरम और सारी चीज़ें, नहीं करेंगे, तो ये प्रिसाइड नहीं करेंगे, एक नॉर्मल मेंबर की तरह रहेंगे और वोटिंग राइट भी नहीं रहेगा। उसके बाद मस्ट इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा, तो इनका काम क्या है कि राज्यसभा अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है, और न्यूट्रल जो है ये रहे और अनबाइज्ड रहे, ऐसा नहीं कि किसी के टुवर्ड बाइज्ड हो रहे हैं, तो अनबाइज्ड होना चाहिए स्पीकर और चेयरमैन को। कुछ अदर देखें हम एस्पेक्ट, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा वर्सेस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का, तो रैंकिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगर देखें तो स्पीकर का रैंक जो है 7th आता है, ठीक है, अलॉन्ग साइड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, हमने फर्स्ट क्लास में या आई थिंक सेकंड में देखा था रैंकिंग, तो 7th रैंक इनका है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। और चेयरमैन का ऐसा कोई सेपरेट रैंक नहीं है, ठीक है, और ये पोजीशन जो भी अपना ड्राइव करते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यही उनका पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो रैंक वगैरह है, क्या ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इसकी इतनी रैंक है, नहीं, ये बस एक सेरेमोनियल एक पर्पस के लिए है, ऐसे ही है, इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। अगर पार्टी एफिलिएशन देखें तो स्पीकर को क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन इनका पार्टी लिंक भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सीवियर्ड नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, इनका जो है वो भी मेंटेन रहना चाहिए पार्टी से लिंक, ठीक है। देन चेयरमैन जो है ट्रेडिशनली नॉन पार्टी इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको फॉलो किया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को फॉलो करके किया गया
है, तो हमने क्या देखा कि जो है स्पीकर को इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्टली एकदम की पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन जॉइंट सिटिंग अगर हम देखें, जॉइंट सिटिंग का देख लेते हैं कोरम एंड रोल। तो स्पीकर जो है प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग पे दोनों हाउस का, ठीक है। कोरम जो है मस्ट इंक्लूड मेंबर फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जब भी जॉइंट सिटिंग होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे और चेयरमैन जो है ये प्रिसाइड नहीं करते हैं जॉइंट सिटिंग को। देन अगर रोल देखें लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, तो स्पीकर प्ले करते हैं सेंट्रल रोल इन लोकसभा लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये लोकसभा लेजिस्लेशन में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, ये मैनेज करते हैं डिबेट, ऑर्डर और प्रोसीडिंग्स, चेयरमैन एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये ओवरसी करते हैं जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस चल रहा है राज्यसभा में, ठीक है। तो हमने लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या देखा कि स्पीकर सेंट्रल रोल प्ले करते हैं लोकसभा में जो भी लेजिस्लेशन होगा, क्योंकि स्पीकर क्या है, तो वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो चुने हुए हैं, तो वो जो है स्पीकर का क्या है, ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, लेकिन चेयरमैन का सपोर्टिव रोल है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली जो है इलेक्टेड है, तो इनका सपोर्टिव रोल है, ये लेजिस्लेटिव बिजनेस को ओवरसी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्पीकर जो है का सेंट्रल रोल होता है उस तरीके से चेयरमैन का सपोर्टिव रोल होता है। इस बात को समझना, अगर ये स्टेटमेंट आता है स्पीकर का जो है सेंट्रल रोल है लोकसभा लेजिस्लेशन में और चेयरमैन का जो है सेंट्रल रोल है राज्यसभा लेजिस्लेशन में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि इनका सपोर्टिव रोल है, सेंट्रल रोल नहीं है। देन डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा वर्सेस डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हमने देखा स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, हमने देखा स्पीकर और चेयरमैन। अब हम देखेंगे लोकसभा का और राज्यसभा का जो है डिप्यूटी स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया गया है आफ्टर स्पीकर्स इलेक्शन। तो जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो है डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है और इनका डेट कौन फिक्स करते हैं, स्पीकर। और हमने देखा था स्पीकर का डेट कौन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये डिप्यूटी चेयरमैन का, डिप्यूटी जो है स्पीकर का डेट फिक्स करते हैं इलेक्शन का, इसको पूछा जा चुका है। देन डिप्यूटी चेयरमैन जो है इनको इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। वैकेंसी फिल्ड सिमिलरली, तो जो है डिप्यूटी चेयरमैन को यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, याद रखना है इसको। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं। देन अगर एफिलिएशन देखें तो डिप्यूटी स्पीकर टिपिकली जो है ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं, ठीक है। टिपिकली ऑपोजिशन पार्टी से सिंस 11th लोकसभा से अगर देखें तो डिप्यूटी स्पीकर टिपिकली ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं, ठीक है। और स्पीकर होते हैं रूलिंग पार्टी से और डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से। तो ये क्या है, कन्वेंशन है, ऐसा क्या कहीं लिखा हुआ है, बस ये हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। इस टाइप की कोई चीज़ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टिपिकली अगर देखें तो ऑपोजिशन पार्टी से कौन होते हैं, डिप्यूटी स्पीकर टिपिकली देखें तो ऑपोजिशन पार्टी से, ठीक है। और स्पीकर होते हैं रूलिंग पार्टी से, ठीक है। ये बात याद रखना है, डिप्यूटी स्पीकर कहाँ से, ऑपोजिशन से, और स्पीकर रूलिंग पार्टी से। देन डिप्यूटी चेयरमैन का कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्टी एफिलिएशन नहीं है कि किस पार्टी से होंगे वगैरह वगैरह, पर ये वाली चीज़ को याद रखना क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि जो है डिप्यूटी स्पीकर कहाँ से होंगे, ऑपोजिशन से, और स्पीकर को, और जो है स्पीकर जो को चूज किया जाता है रूलिंग पार्टी से, ठीक है। देन वैकेंसी और प्रोसीजर अगर देखें तो डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं, ठीक है, लोकसभा इलेक्ट करती है, लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल वैकेंसी। अगर वैकेंसी का केस आता है, वैकेंट हो जाता है सीट, तो लोकसभा फिर अनदर मेंबर को जो है चुनती है। और डिप्यूटी चेयरमैन के केस में राज्यसभा फिर अगर वैकेंट हो जाता है उनका सीट तो अनदर मेंबर को चुनती है। प्रिसाइडिंग ड्यूटी अगर हम देखें तो जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है, ये प्रिसाइड करेंगे किसके ऊपर, ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर, जब स्पीकर एब्सेंस होंगे। अगर हमने देखा कि स्पीकर जो है क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, लेकिन अगर स्पीकर एब्सेंस है तो कौन प्रिसाइड करेंगे, डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। उसी तरीके से डिप्यूटी चेयरमैन क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे। जब जो है चेयरमैन की वैकेंट होंगे, चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा, तब जा करके कौन करेंगे, डिप्यूटी चेयरमैन जो है प्रिसाइड करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाइस डिप्यूटी चेयरमैन है कौन, वाइस प्रेसिडेंट है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे तो उनका ऑफिस खाली हो जाएगा, तब जाकर कौन प्रिसाइड करेंगे, डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। देन कमिटी मेंबरशिप अगर देखें तो डिप्यूटी स्पीकर जो है क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी इफ अ मेंबर।
तो डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है चेयरमैन बन जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का, अगर ये जो है मेंबर हो तो, ठीक है, अगर ये मेंबर हो तो ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी का, ठीक है। देन डिप्यूटी चेयरमैन के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक चेयरमैनशिप जो है कमेटी मेंबरशिप पे नहीं मिलेगी, ठीक है, कमेटी मेंबरशिप पे इनको ऑटोमेटिक चेयरमैनशिप नहीं मिलेगी, और डिप्यूटी स्पीकर को जो है ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर वो मेंबर हो तो। देन डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का अगर हम रेजिग्नेशन देखें, ठीक है, ये कहाँ रिज़ाइन किसको करेंगे, तो डिप्यूटी स्पीकर जो है ये रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये ऑब्वियसली जो लोकसभा के स्पीकर होंगे उनको डिप्यूटी स्पीकर जो है सबमिट करेंगे, और डिप्यूटी चेयरमैन क्या करेंगे, ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये देंगे चेयरमैन को, ठीक है, कहाँ के चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को, मीन्स किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। देन वोटिंग राइट अगर देखें तो डिप्यूटी स्पीकर के पास क्या है, कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, सेम चीज़ रहेगा, अगर ये प्रिसाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में ये भी वोट नहीं करेंगे, जब टाई हो जाएगा कास्ट तब जाकर ये अपना वोट कास्ट करेंगे। देन डिप्यूटी चेयरमैन का भी सेम ही रहेगा, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, अगर टाई हो जाए तब करेंगे। देन सैलरी और अलावेंसेस अगर देखें तो डिप्यूटी स्पीकर का सैलरी और अलावेंसेस क्या होता है, फिक्स होता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, तो सैलरी और अलावेंस जो है डिप्यूटी स्पीकर का कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट, और चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देन डिप्यूटी चेयरमैन का भी सेम रहता है, फिक्स कौन करता है, पार्लियामेंट, और ये भी चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। देन रिमूवल प्रोसीजर अगर देखें तो डिप्यूटी स्पीकर का रिमूवल प्रोसीजर जो है सिमिलर है स्पीकर के रिमूवल से, ठीक है, कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल कंसिडरेशन, और सेम है, मेन क्या है, जैसे स्पीकर का रिमूवल होता है सेम डिप्यूटी स्पीकर का भी रिमूवल सेम प्रोसेस से होता है, ठीक है। और जब इनका रिमूवल हो रहा हो किसी का भी, अगर सपोज स्पीकर का या डिप्यूटी स्पीकर का अगर रिमूवल हो रहा हो, तो जब रिमूवल हो रहा हो तो क्या वो प्रिसाइड करेंगे, क्या, तब वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। देन डिप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल जो है एज पर आर्टिकल 19, ये 90 के अकॉर्डिंग इनका रिमूवल होगा, इनका 94 आर्टिकल 94 के अकॉर्डिंग, और ये भी प्रिसाइड नहीं कर सकते जब रिमूवल कंसिडरेशन में हो रहा हो। देन पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स देख लेते हैं लोकसभा में। तो स्पीकर क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं अ पैनल नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, कि 10 से ज़्यादा ये नहीं चुनते हैं, ठीक है, फ्रॉम अमंग द लोकसभा, कहाँ से, लोकसभा के मेंबर से। अब स्पीकर चुन रहे हैं तो लोकसभा में वो 10 मेंबर को चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, ताकि दे कैन प्रिसाइड ओवर हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। अब अगर कभी ऐसा हो गया कि ना स्पीकर प्रेजेंट है ना डिप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर वो 10 लोगों को चुना गया है, ठीक है, और जब ये प्रिसाइड करेंगे तो इनके पास सेम पावर होगा जो स्पीकर के पास है। और अगर ऐसा होता है, इफ़ नन फ्रॉम द पैनल इज प्रेजेंट, अगर कभी ऐसा हो गया कि पैनल से कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो भी कोई अदर पर्सन होगा, ठीक है, एनी अदर पर्सन इज डिसाइडेड बाय द हाउस में प्रिसाइड। तो ऐसा हो गया कि अब जो पैनल हमने चुना था अब ये पैनल भी नहीं है, इफ नन फ्रॉम द पैनल इज प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा इस केस में कि एनी अदर पर्सन डिसाइडेड बाय हाउस में प्रिसाइड, फिर हाउस डिसाइड करेगी कि कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है। अगर हम देखें इफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर पोस्ट्स आर वैकेंट, अब हमने यहाँ पे देखा एब्सेंस, मतलब ये क्या है, एब्सेंट है, आज नहीं आए हैं। एब्सेंट का मतलब क्या हो गया कि ये टेम्परेरीली वैकेंट है, सॉरी एब्सेंट है। और अगर पोस्ट वैकेंट है मतलब खाली ही हो गया, अब ये वाले स्पीकर यहाँ इस पर नहीं आएंगे, इनका पोस्ट किसी भी तरीके से खाली हो सकता है, हमने कुछ रीजंस देखे हैं, ठीक है, रिजाइन कर दे या कुछ हो जाए या डेथ हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है तो पैनल मेंबर भी प्रिसाइड तब क्या कर सकते हैं, पैनल मेंबर प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका पोस्ट वैकेंट हो गया, एब्सेंट नहीं है। तो इस केस में फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लोकसभा से किसी भी मेंबर को कि स्पीकर की ड्यूटी को परफॉर्म करे टेम्परेरीली, तो फिर लोकसभा में टेम्परेरीली इनको लाया जाएगा। और मेंबर्स ऑफ द पैनल होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल इज नॉमिनेटेड, ठीक है। और मेंबर ऑफ पैनल जो है होल्ड करेंगे ऑफिस कब तक, जब तक जो है नया पैनल को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जब एब्सेंट होंगे तब जो ये मेंबर को पैनल को चुना जाएगा, तब जाकर के ये पैनल जो है
काम करेंगे, ठीक है, और अगर वैकेंट है तब नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को एक बार और समझ लेते हैं कि जो है इनको क्यों चुना जाता है, 10 मेंबर को चुना जाता है ताकि ये प्रिसाइड कर सके हाउस को जब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो, ठीक है। एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट की बात हो रही है, और जब ये प्रिसाइड कर रहे हैं तो इनके पास सेम पावर है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कोई भी पैनल से प्रेजेंट नहीं है तो फिर हाउस डिसाइड करेगी कि कौन प्रिसाइड करेगा। और ऐसा होता है कि अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, तो पैनल मेंबर फिर प्रिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वैकेंसी हो गई ना, तो अब यहाँ पे किसी स्पीकर को आना चाहिए, ठीक है। तो इन सच केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लोकसभा मेंबर को कि वो परफॉर्म करे ड्यूटी को टेम्परेरीली, ठीक है, और मेंबर ऑफ पैनल फिर होल्ड करेंगे ऑफिस जब तक कि नया पैनल नॉमिनेट ना हो जाए, ठीक है। वैकेंट और एब्सेंट का केस समझ में आ गया। सिमिलर चीज यहाँ पे होगा कि चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, किस राज्यसभा मेंबर से, राज्यसभा मेंबर के बीच में ये चुनेंगे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। देन इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, अगर यहाँ पे भी वही बात होगी, चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन जो है किसी भी कारणवश जो है प्रिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वाइल प्रिसाइडिंग पैनल मेंबर के पास सेम पावर होगा। और कोई पैनल मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई और अगर है तो फिर हाउस डिसाइड करेगी कि कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि पैनल में हमने जितने भी मेंबर को रखा, अब कुछ ऐसा हो गया कि पैनल के मेंबर भी नहीं है, तो इन सच केस में प्रेसिडेंट क्या करेगी, तो फिर जो है ये हमने देखा कि यहाँ पे अगर पैनल भी प्रेजेंट नहीं है तो सेम चीज़ है, जो हाउस जो है डिसाइड करेगी कि कौन पर्सन प्रिसाइड करेगा। और फिर वही सेम चीज़ कि अगर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन वैकेंट है तो पैनल मेंबर फिर यहाँ पे प्रिसाइड नहीं कर सकते, और इस केस में फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। देन मेंबर ऑफ पैनल होल्ड करेंगे ऑफिस कब तक, जब तक कि नया पैनल नहीं बन जाता। तो ये हमें पैनल ऑफ चेयरपर्सन के बारे में ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं इंडियन स्पीकर वर्सेस ब्रिटिश स्पीकर के बारे में, ठीक है, कि इंडिया में स्पीकर का क्या है एंड ब्रिटिश में। तो इंडियन स्पीकर जो है इलेक्ट होते हैं लोकसभा के मेंबर से, ठीक है, लोकसभा में जो मेंबर होंगे जैसे नई असेंबली बनेगी उसके बाद। और ब्रिटिश स्पीकर क्या है कि ये हाउस ऑफ कॉमन से आते हैं और ऑफन अनअपोज्ड इन सब्सिक्वेंट इलेक्शन। तो ये जो है देखा जाए ज़्यादातर अनअपोज्ड ही होते हैं, इनके अपोजिशन में कोई लड़ नहीं रहा होता है, ये हाउस ऑफ कॉमन से आते हैं। इम्पार्शियलिटी एंड पार्टी एफिलिएशन अगर देखें तो इंडियन स्पीकर जो है एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल, कि इनको इम्पार्शियल होना चाहिए, ये किसी के तरफ बायस्ड ना हो, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेंटेन रहे। ब्रिटिश स्पीकर जो है इनको रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली इम्पार्शियल, यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब इम्पार्शियल पूरा होना है। एंड रिजाइंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी अपॉन इलेक्शन, तो जैसे ये स्पीकर बन जाते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये कंप्लीटली इम्पार्शियल है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि ये अपना टाई जो है टाई जो है रख रहे हैं, कनेक्शन रख रहे हैं, और यहाँ है कि बिल्कुल कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो इस बात को याद रखना है। टेन्योर और ऑफिस की कंटिन्यूटी अगर देखें तो इंडियन स्पीकर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन इफ लोकसभा इज डिसॉल्व। तो हमने क्या देखा कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ ये भी इनका भी ऑफिस खत्म हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि जब तक न्यूली इलेक्टेड जो है स्पीकर नहीं आ जाते हैं तब तक जो है वो रहते हैं, ठीक है, अंटिल अ न्यू लोकसभा इज फॉर्म, जब तक कि नया लोकसभा नहीं बन जाता है तब तक जो है ये रहते हैं। न्यूली इलेक्टेड स्पीकर नहीं, बल्कि जो जब तक नया लोकसभा नहीं आ जाएगा तब तक लोकसभा जो है तब तक ये रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हुई तो इनका ऑफिस तब कंटिन्यू खत्म नहीं हुआ, तुरंत खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू करता रहा, ठीक है, जब तक कि नया लोकसभा नहीं आ जाता। ब्रिटिश में देखें तो रिमेन्स इन ऑफिस रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट और जनरल इलेक्शन अंटिल रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते या रेजिग्नेशन नहीं कर देते तो ये जो है ऑफिस में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ये पार्टी से तो है ही नहीं किसी भी, तो ये ऑफिस में रहेंगे अंटिल रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। इनको कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो रहा है या जनरल इलेक्शन में क्या हो रहा है। पावर और ड्यूटीज़ अगर देखें तो इंडियन स्पीकर के पास एक्सटेंसिव पावर है कि ये हाउस बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। ब्रिटिश स्पीकर जो है सिग्निफिकेंट अथॉरिटी होल्ड करते हैं ओवर हाउस कंडक्ट एंड मेंटेन करते हैं ऑर्डर को। अगर पोस्ट टेन्योर रोल हम देखें तो
पोस्ट टेन्योर रोल अगर हम देखें तो इंडियन स्पीकर जो है ये एक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स में फिर से आ सकते हैं अपने टेन्योर के बाद। और ब्रिटिश स्पीकर जो है जनरली क्या करते हैं, ट्रेडिशनली ये क्या करते हैं, स्टेप डाउन फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन एंड इज एलिवेटेड टू हाउस ऑफ लॉर्ड। अब इनको एज ए रिस्पेक्ट क्या कर दिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ स्पीकर इज केप्ट अनकंटेस्टेड बाय पार्टीज एज ए कन्वेंशन। तो इनका ये कन्वेंशन है कि ट्रेडिशनली वो जो है इन सारी चीज़ों से पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह में ये नहीं जाएंगे, और फिर ये इनको एलिवेट कर दिया जाता है, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, सम्मान किया जाता है। अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है एलिवेट हो जाते हैं। देन सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट देखें, आर्टिकल 98 में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में मेंशन है, ठीक है। सेपरेट स्टाफ फॉर ईच हाउस, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इनका अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ है, ठीक है। दो सम पोस्ट में भी कॉमन, तो हो सकता है कुछ पोस्ट जो है कॉमन भी हो। देन रेगुलेटेड रिक्रूटमेंट, स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है स्टाफ का रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन को कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। हेडेड बाय जनरल सेक्रेटरी, तो ईच हाउस जो है दोनों हाउस को लेड किया जाता है किसके द्वारा, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, अ परमानेंट ऑफिसर, ठीक है। तो जनरल सेक्रेटरी के द्वारा जो है लीड किया जाता है। तो ये एक परमानेंट ऑफिसर होते हैं, अपॉइंटिंग बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन जो है इसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में क्या है, आर्टिकल 98 में है। देन सेपरेट जो है स्टाफ हम देखते हैं ईच हाउस के लिए, और कुछ का कॉमन भी हो सकता है, बट जनरली क्या देखते हैं कि सेपरेट स्टाफ है हर हाउस के लिए। और रेगुलेटेड रिक्रूटमेंट है, स्टाफ रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन को डिटरमाइन करेगी पार्लियामेंट। और इसको हेड कौन करेगा, तो इसको हेड करेंगे ईच हाउस इज लेड बाय जनरल सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जो है इसको लीड किया जाएगा, ये परमानेंट ऑफिसर हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। तो याद रहे ये परमानेंट ऑफिसर हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाएगा। देन लीडर्स इन पार्लियामेंट, तो अगर हम देखें लीडर ऑफ द हाउस, तो लोकसभा में टिपिकली प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होते हैं, और नॉमिनेटेड मिनिस्टर, अगर किसी को लीडर बनाया जाए तो अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राज्यसभा में अगर देखें तो अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मे हैव डिप्यूटी लीडर, ठीक है। या तो फिर जो है अगर प्राइम मिनिस्टर जो है किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं लीडर ऑफ द हाउस के रूप में, या फिर कोई डिप्यूटी लीडर हो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है या कोई नॉमिनेटेड मिनिस्टर, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, और या फिर कोई डिप्यूटी लीडर होगा। कंपेरेबल टू मेजोरिटी लीडर इन यूएसए, ठीक है। तो हम कैसे कंपैरिजन इसका कर सकते हैं, जो मेजोरिटी लीडर होता है इन द यूएसए में उससे, ठीक है। देन लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, अगर लीडर्स ऑफ द अपोजिशन देखें तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है 1969 से कि लीडर अपोजिशन जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कुछ होता है, ठीक है। तो इसको स्टैट्यूटरी एक्नॉलेजमेंट मिलता है 1977 में। इसको पूछा जाता है कि क्या इसको स्टैट्यूटरी एक्नॉलेजमेंट मिला हुआ है, 1977 में इनको स्टैट्यूटरी एक्नॉलेजमेंट मिलता है। और क्या रिक्वायर है, 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 55 सीट जो है लोकसभा का अगर इनके पास हो तब जाके इनको कहा जाएगा कि ये ऑपोजिशन है, ठीक है। कितना सीट होना चाहिए, 55 सीट। हम हमेशा सुनते हैं ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन ऐसे नहीं हो जाएंगे कि बस हाँ जो जीता और उनके ऑपोजिट जो है, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि इनको लॉ के द्वारा एक्नॉलेज किया गया है, और 10% स्ट्रेंथ होना चाहिए, 55% जो सॉरी नॉट 55%, 55 सीट जो है लोकसभा में इनका होना चाहिए। और ये होल्ड करते हैं स्टेटस इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इनका स्टेटस है, सेम सैलरी और बेनिफिट है, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था इनको ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर इसलिए कि रूलिंग पार्टी को कुछ होता है तो ऑपोजिशन पार्टी फिर लीड करती है, ठीक है। सिमिलरिटी टू द माइनॉरिटी लीडर इन द यूएसए, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये माइनॉरिटी लीडर से मिलता जुलता है, ठीक है। किससे, माइनॉरिटी लीडर इन यूएसए। और लीडर ऑफ द हाउस जो है मेजोरिटी लीडर इन यूएसए से मिलता जुलता है। और ये वाली चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ जब भी नॉमिनेशन आता है तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दैट इज प्रेसिडेंट, पर यहाँ पे राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस को कौन करेंगे, नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। और हमने ये देख लिया ऑपोजिशन पार्टी होने का कुछ कैटेगरी क्राइटेरिया है। 10% टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मीन्स 55 सीट लोकसभा में होना चाहिए।
देन विप देखते हैं, ठीक है। विप क्या है, डेफिनेशन अगर देखें कहीं भी मेंशन नहीं है, ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। तो रोल क्या है विप का, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक चीफ विप होता है और अदर विप होता है। तो ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं अटेंडेंस एंड पार्टी अलाइनमेंट्स ड्यूरिंग वोट। तो ये वोट के टाइम में जो है क्या करते हैं, अटेंडेंस इंश्योर करते हैं, पार्टी अलाइनमेंट वगैरह देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि मेंबर्स मस्ट एडहेयर टू द डायरेक्टिव्स, कि जो भी डायरेक्टिव दिया गया है क्या मेंबर उस हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर नहीं चल रहे हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है नॉन कंप्लायंस के लिए, अगर वो तोड़ रहे हैं तो उनके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा में चीफ विप होते हैं, ठीक है। चीफ विप का मतलब है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री इज इक्वल टू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। राज्यसभा में चीफ विप का मतलब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। तो लोकसभा का जो चीफ विप है तो उनको क्या माना जाता है, इज इक्वल टू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड जो राज्यसभा का चीफ विप है उनको माना जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ विप्स अगर देखें तो वन लाइन विप, ये नोटिफाइज करते हैं मेंबर को वोट करने के लिए, ठीक है, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि हाउ टू वोट। देन टू लाइन विप, ये डायरेक्ट करते हैं मेंबर को वोटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक वोटिंग डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। देन थ्री लाइन विप, ये इंस्ट्रक्ट करते हैं मेंबर को वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन, ठीक है। तो समझते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। तो विप जो क्या है, विप है एक इंस्ट्रक्शन जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इशू करती है मेंबर को, ठीक है, लेजिस्लेचर में, कि कैसे जो है उनको वोट करना चाहिए पर्टिकुलर इशू पे। अगर कोई इशू है तो कैसे वोट करना चाहिए। वन लाइन विप का मतलब है कि ये एक नोटिफिकेशन आएगा मेंबर को के पास कि वोट होगा, ठीक है। तो मेंबर जो है, मेंबर के पास ऑप्शन है कि वो अटेंड कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं जैसे वो चाहे, ठीक है। नॉन क्रिटिकल मैटर्स के लिए यूज किया जाता है। देन टू लाइन विप, इसमें क्या कहा जाता है, मेंबर को कहा जाता है आस्क टू अटेंड द वोट, कि आप अटेंड करो वोट को, लेकिन यहाँ पे भी नॉट बाउंड टू वोट इन ए स्पेसिफिक वे, यहाँ पे भी नहीं है कि आपको वोट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये बताता है कि ये इशू जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन क्रिटिकल नहीं है। देन थर्ड लाइन विप होता है कि मेंबर को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया जाता है कि वो अटेंड करे और वोट करे अकॉर्डिंग टू पार्टीज स्टैंड, ठीक है। इग्नोरिंग इट में लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन, और इसको इग्नोर करने से क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, इवन एक्सपल्सन फ्रॉम द पार्टी, और एक्सपेल्ड भी किया जा सकता है पार्टी से। जैसे इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे यूज किया जाता है, बजट या नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो थर्ड लाइन विप क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया जाता है कि वोट आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पार्टीज स्टैंड, ठीक है, और नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, एक्सपेल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको विप समझ में आ गया होगा। विप क्या है, इंस्ट्रक्शन है जो कि इशू कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी, किसको, इसके मेंबर को, ठीक है, किस चीज पे, पर्टिकुलर इशू पे, ताकि वो वोट कर सके, ठीक है, हमने देख लिया। और हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, चीफ विप होता है और अदर विप्स भी होते हैं। देन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कौन होता है, रिक्वायर्ड 55 मेंबर इन लोकसभा। तो किसी भी पार्टी को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी तभी कहेंगे जब 55 मेंबर्स जो होंगे लोकसभा में होंगे और राज्यसभा में 25 मेंबर होंगे इनके, तब हम कहेंगे ये पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, क्योंकि इनकी जो है 55 मेंबर लोकसभा में है और 25 मेंबर राज्यसभा में है। देन रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप किसको कहेंगे, अगर 30 मेंबर लोकसभा में हो और 15 मेंबर राज्यसभा में हो तो रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप कहेंगे। देन रोल ऑफ चीफ विप क्या है, ईच पार्टीज चीफ विप गिव्स वोटिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री वोट्स। हमने ऑलरेडी देखा कि चीफ विप क्या करेंगे, वोटिंग इंस्ट्रक्शन देंगे जब पार्लियामेंट में वोट होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पार्लियामेंट, क्योंकि ऑलरेडी जो भी एग्जीक्यूटिव वगैरह था हमने कंप्लीट सारे चीज़ों को हमने पढ़ लिया, इवन स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, ये सारी चीज़ों को भी हमने कंप्लीट कर लिया। प्रेसिडेंट के बारे में कर लिया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कर लिया, चीफ मिनिस्टर के बारे में कर लिया, और एक्चुअली अभी इंक्लूड करके इसलिए पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर, स्पीकर के साथ डिप्यूटी स्पीकर, ताकि चीज़ें जो है इजी हो जाए और समझ में आ जाए और इनके बीच के डिफरेंसेस भी यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। एंड गाइज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपनी तरफ से तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जो है कम टाइम में अच्छे से बता सकूँ, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी कमी लगता है या अगर आपको समझ नहीं आता है तो यू कैन मतलब कमेंट बिलो,
और अगर आपको अच्छा लगता है देन मतलब मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं जो भी लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है इस टाइम पे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? समनिंग, आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इतने देर से हमने सुना प्रेसिडेंट समन करते हैं हाउस को, ठीक है। प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस पीरियडिकली और एट ए सूटेबल लोकेशन, तो किसी भी सूटेबल लोकेशन पे पीरियडिकली जो है प्रेसिडेंट क्या करेगी? समन करेगी, हाउस को बुलाएगी। ईच हाउस मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और हर हाउस को कम से कम साल में 2 बार तो मिलना ही मिलना चाहिए। कितने बार मिलना चाहिए? 2 बार मिलना चाहिए। और गैप बिटवीन 2 सेशन मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ, और 2 जो है सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है पार्लियामेंट के लिए मतलब नहीं है कि एनुअली मिनिमम नंबर कितना दिन मिलना पड़ेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। मीन्स क्या कि कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज कि इतना दिन आपको मिलना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के लिए फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या 2 चीज़ देखते हैं कि प्रेसिडेंट समन करते हैं पीरियडिकली और एट सूटेबल लोकेशन पे, और ईच हाउस मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और 2 बार मिलना ही मिलना चाहिए, और गैप 2 सेशन के बीच में 6 महीना नहीं होना चाहिए। इतना ही बताया हुआ है, पर ये नहीं बताया हुआ है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ दिन जो है पार्लियामेंट को एनुअली मिलना चाहिए। 10 बार मिलना चाहिए, 20 बार मिलना चाहिए, 30 दिन मिलना चाहिए, 40 दिन मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि ट्वाइस अ ईयर तो आप मिलो और 6 महीना से ज़्यादा जो है गैप नहीं होना चाहिए। देन सेशन क्या होता है? अ सेशन इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट सिटिंग एंड प्रोरोगेशन, ठीक है। तो उस किसको सेशन कहेंगे? जो आप फर्स्ट सिटिंग किया और जब तक आपका वो सेशन चला, मीन्स कि जब प्रोरोग हो गया या डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, तब तक, जब तक कि प्रोरोग कर दिया गया फिर से प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो फिर जो है उसके बीच मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और जितने दिन तक ये सेशन चलता जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक सेशन 1 दिन का होता है। सेशन जो है कंटिन्यू चलता जो है रहेगा जब तक प्रोरोग ना हो, ठीक है। तो टिपिकली 3 सेशन एनुअली हम देखते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। क्या देखते हैं? 3 सेशन। बजट सेशन फरवरी टू मई तक चलता है, देन मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, एंड विंटर नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो रिसेस और एडजर्नमेंट के बारे में अगर देखें तो रिसेस क्या होता है? ड्यूरेशन बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली। तो जैसे कि प्रोरोग कर दिया गया हाउस, जैसे एक सेशन है कि ये सेशन हमारा बजट सेशन कंप्लीट हो गया, अब हमारा हाउस क्या हो गया? प्रोरोग हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? नॉट हमने, प्रेसिडेंट ने किया कि प्रोरोग कर दिया हाउस को, ठीक है। और रिसेस क्या हो गया कि प्रोरोग हो गया, उसके बाद जब फिर से रीअसेंबली होती है उस बीच के ड्यूरेशन का, कि ये हाउस प्रोरोग हो गया, अब यहाँ बीच में कुछ नहीं हो रहा है, एंड देन उसके बाद जो फिर चीज़ें स्टार्ट होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिसेस, ठीक है। ये वाला जो गैप होगा ये रिसेस होगा, ठीक है। और एडजर्नमेंट क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेम्परेरी टर्मिनेट अ सिटिंग। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो भी प्रिसाइडिंग चल रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे? टर्मिनेट कर सकते हैं। अभी सिटिंग चल रहा है लेकिन उस सिटिंग को टेम्परेरी टर्मिनेट कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम इसको टर्मिनेट करते हैं, तो ये एडजर्न हो गया, ठीक है। सिटिंग मे बी फॉर आवर्स, डेज और वीक्स पेंडिंग बिजनेस रिज्यूम्स व्हेन द हाउस रिकन्वीन्स। और सिटिंग का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे बैठ रहे हैं, 2 घंटे बैठ रहे हैं, इसका मतलब है घंटों, और जो है दिन, कितने दिन भी लग सकते हैं और कितने वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो सिटिंग लंबा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जब तक हमारा काम कैसा है, कितना क्या चीज़ किस इशू पे बात हो रही है, ठीक है। और पेंडिंग बिजनेस जो भी रहेगा, जो बिजनेस रह जाता है वो फिर रिज्यूम हो जाएगा जब हाउस रिकन्वीन्स हो जाएगा, ठीक है। और सिटिंग, और एक जो सिटिंग होता है तो उसमें हम देखते हैं कि 2 मीटिंग होता है। मॉर्निंग में 11 AM to 1, 11 से लेकर के 1 बजे तक होगा, फिर जाकर लंच होगा, ठीक है, 1 से 2, देन 2 से लेकर के 6 PM तक होगा, ठीक है। तो 2 से लेकर के 6, तो ये हमने देखा कि सिटिंग में 2 मीटिंग होता है, ठीक है। तो एडजर्न यहाँ पे एक बार ध्यान दे देते हैं, ठीक है, चीज़ों को। सेशन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट सिटिंग से लेकर प्रोरोगेशन तक, जब तक प्रोरोग नहीं होता है तब तक सेशन हमारा चलता रहेगा,
ठीक है, रोज बैठेंगे, हमारा प्रोरोग जब तक प्रोरोग नहीं होता सेशन चल रहा है। 3 सेशन हमने देखा, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। और रिसेस और एडजर्नमेंट अगर देखें तो रिसेस का मतलब हुआ कि जो फिर सेशन चला, ये प्रोरोग हो गया, इसके बीच का जो गैप है जहाँ पे अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ये रिसेस हो गया। ठीक है, रीअसेंबली और प्रोरोग के बीच का पोर्शन। देन फिर क्या होगा, एडजर्नमेंट का मतलब हो गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है टेम्परेरली टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी सिटिंग को। क्या कर सकते हैं, टेम्परेरली टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और सिटिंग जो है घंटों का हो सकता है, दिनों का हो सकता है, वीक्स का भी हो सकता है। और 2 मीटिंग के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। अब देखते हैं, हमने एडजर्नमेंट देख लिया कि बस टेम्परेरीली उसके जो है ये कर रहे हैं। हमने कोर्ट के बारे में बहुत बार सुना होगा ये वर्ड एडजर्नमेंट, मूवीज़ में या कोई सीरीज़ में कहीं पे भी। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स जो है देख लेते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनडेफिनिट टर्मिनेशन। हमने देखा एडजर्नमेंट का मतलब कि टेम्परेरी उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, टेम्परेरी उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब है कि इनडेफिनिट टर्मिनेशन ऑफ ए सिटिंग बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इनडेफिनिट टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, पेंडिंग बिल्स एंड बिजनेस रिमेन अनअफेक्टेड। तो जो अगर क्या एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिया गया तो पेंडिंग बिल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। जब फिर से आएंगे तो फिर सारी चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाएगा। देन प्रोरोगेशन को कौन करेगा, समन और प्रोरोगेशन कर रहा है प्रेसिडेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोरोग को नोटिफाई करेंगे प्रेसिडेंट। कैन अकर वाइल द हाउस इन सेशन, तो ये कब हो सकता है, जब हाउस सेशन में है तब कर सकते हैं। टर्मिनेट ये क्या करता है, प्रोरोग अगर किया जाता है तो ये टर्मिनेट कर देता है बोथ सिटिंग एंड द सेशन। ठीक है, बट पेंडिंग बिजनेसेस रिमेन्स, लेकिन जो बिजनेस पेंडिंग होता है वो रह जाता है, एक्सेप्ट नोटिसेस। ठीक है, अदर देन इंट्रोड्यूसिंग बिल विच लैप्सेस, तो कुछ ऐसा बिल होता है जो लैप्स होता है, उसको छोड़ करके जो भी पेंडिंग बिजनेस होता है वो रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई में देखा कि इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहा है, लेकिन प्रोरोगेशन का मतलब है कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं। और ये जो है हो सकता है तब भी हो सकता है जब हाउस सेशन में है। ठीक है, ये सर और ये क्या कर रहे हैं, ये सिटिंग को और सेशन को दोनों को टर्मिनेट कर रहे हैं। सिटिंग तो हमने देखा कि हम जो रोज बैठते हैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 2 वीक 3 वीक। सेशन है कि कोई भी जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन जो भी चला 2 महीने 3 महीने, एंड देन उसको जो है जब तक वो प्रोरोग नहीं किया जाता है तब तक सेशन चलता रहता है। तो ये प्रोरोगेशन का मतलब है कि अगर सेशन चल रहा है सेशन, सिटिंग चल रहा है सिटिंग, सब कुछ बंद। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। देन डेजोल्यूशन क्या है, डेजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा में होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो लोकसभा क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। इसका जो लाइफ है ये ख़त्म हो गया। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इट्स करंट लाइफ इररिवोकेबली। ठीक है, डेजोल्यूशन में अकर, डेजोल्यूशन कैसे हो सकता है, ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ इट्स टेन्योर। अब जितना इनका लाइफ था कि ठीक है 5 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो अगर ये हो गया तो फिर डेजोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। या फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे डिसॉल्व डेजोल्यूशन का, तो फिर जो है डेजोल्यूशन होगा। एक तो टर्म खत्म हो गया तो डिसॉल्व हो गई लोकसभा, या तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब अगर देखें ऑल पेंडिंग बिजनेसेस लैप्सेस, तो जितना भी पेंडिंग बिजनेस होगा लैप्स हो जाएगा, एक्सेप्ट सम बिल, कुछ रह जाएगा। और पेंडिंग अश्योरेंस फॉर द कमिटी ऑन गवर्नेंस अश्योरेंस। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो रेजोल्यूशन के बारे में हमने देख लिया कि ये सिर्फ लोकसभा में ही डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली होगा अगर टेन्योर खत्म हो जाए या प्रेसिडेंट के डिसीजन से होगा। और जितना भी पेंडिंग बिजनेसेस होगा वो लैप्स होगा, एक्सेप्ट सम बिल, कुछ बिल लैप्स नहीं होगा। और पेंडिंग अश्योरेंस फॉर कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। ठीक, ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो है डिटेल में कि कौन सा बिल पेंडिंग होगा और कौन सा नहीं। अब डेजोल्यूशन और प्रोरोगेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो डेजोल्यूशन जो है इसका क्या मतलब है, एंड्स द एंटायर लाइफ ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का एंटायर लाइफ खत्म हो जाता है। प्रोरोगेशन का मतलब है एंड्स अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एक सेशन जो है पार्लियामेंट का प्रोरोग हो गया। और डेजोल्यूशन का मतलब एंटायर लाइफ खत्म। ठीक है, और ये अप्लाई सिर्फ लोकसभा में ही होगा, प्रोरोगेशन दोनों में अप्लाई होगा, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, और जितने भी एमपी होंगे वो मेंबर नहीं होंगे,
और यहाँ पे एमपी जो है मेंबर रहेंगे, ठीक है, एमपी रिमेन्स मेंबर ओनली सेशन एंड्स। तो यहाँ सेशन खत्म हो रहा है ना, यहाँ का पूरा लोकसभा तो खत्म नहीं हो रहा है। और बिल का स्टेटस अगर देखें तो डेजोल्यूशन होगा तो सारा बिल जो है लैप्स हो जाएगा, कुछ जो है रहेगा, कुछ एक्सेप्शन है जिसको कि हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे कोई बिल लैप्स नहीं होगा, वो कैरीड ओवर हो जाएगा, फिर जब सब आएंगे मिलेंगे तो फिर होगा, ठीक है। अथॉरिटी अगर देखें कि डिसॉल्व कौन करेगा, तो डिसॉल्व करेंगे प्रेसिडेंट पीएम के एडवाइस पे, और ये जो है प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करेंगे कैबिनेट के एडवाइस पे। इलेक्शन अगर देखें तो जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर दिस, ये यहाँ पे क्या होगा, अगर डिसॉल्व हो गया तो जनरल इलेक्शन करना होगा, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन जो है नॉर्मली शुरू हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो हैपेंस वंस एवरी 5 ईयर और अर्लियर, ठीक है। तो अगर ये डिसॉल्व कब होता है, लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व होता है, हम जानते हैं, क्योंकि इनका टर्म पूरा हो जाएगा, या तो फिर पहले हो सकता है। और यहाँ पे सेवरल टाइम्स हो सकता है ईयर में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोरोग कर रहे हैं, जो सेशन चला आ रहा है बंद कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देन अब देखते हैं व्हेन डज अ बिल लैप्सेस, इसको तो पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कब बिल लैप्स होता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हुआ तो बिल लैप्स कब होगा, तो बिल पेंडिंग इन लोकसभा, ठीक है, ओरिजिनेटेड देयर, तो लैप्स हो जाएगा। अगर बिल जो है लोकसभा में ही पेंडिंग है, लोकसभा से ही ओरिजिनेट हो रहा था, तो लैप्स हो जाएगा। अगर बिल जो है पास हो रहा है राज्यसभा से लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है, तो लैप्स हो जाएगा। अगर बिल पास्ड हो गया है लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, तो फिर लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बिल ओरिजिनेट कर रहा है राज्यसभा में और लोकसभा के पास भेजा गया है अमेंडमेंट के साथ, तो लैप्स हो जाएगा इफ नॉट क्लियर्ड बाय राज्यसभा बिफोर रेजोल्यूशन। अगर राज्यसभा में ने रेजोल्यूशन से पहले क्लियर नहीं किया तो हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। अगर बिल पेंडिंग है कहाँ पे, लोकसभा में, और ये ओरिजिनेट वहीं हुआ था, तो लैप्स हो गया, क्योंकि लोकसभा में ही पेंडिंग है, ये अभी बाहर आया भी नहीं है, तो ये हो गया लैप्स। देन दूसरा, बिल जो है राज्यसभा ने पास किया था और लोकसभा के पास आया लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है, तो लोकसभा में जो पेंडिंग है वो तो खत्म, ठीक है, क्या हुआ, लैप्स हो गया। देन बिल पास्ड बाय लोकसभा, अब लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, फिर भी खत्म हो जाएगा। अब जो है बिल ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा में, ठीक है, और लोकसभा में भेजा गया है अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, तो बिल कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, राज्यसभा में, और फिर से क्या किया गया है, लोकसभा के पास जो है भेजा गया है विथ अमेंडमेंट्स, तो लोकसभा के पास बिल को भेजा गया है कुछ अमेंडमेंट करके दोबारा, ठीक है। तो ये भी लैप्स हो जाएगा अगर क्लियर नहीं किया जाए, इफ नॉट क्लियर्ड बाय राज्यसभा बिफोर डेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा के द्वारा क्लियर नहीं किया जाए डेजोल्यूशन से पहले। देन देखते हैं कि बिल कब लैप्स नहीं होगा, तो बिल पेंडिंग इन राज्यसभा ओनली, तो लोकसभा से जो भी चीज़ें होनी थी सब कुछ हो गया, ठीक है, रिकंसिडरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी नहीं रही, तो अगर सिर्फ राज्यसभा में ही पेंडिंग है तो ये लैप्स नहीं होगा। और बिल पास्ड बाय बोथ हाउस, दोनों हाउस से पास हो चुका है और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए है, तब भी लैप्स नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट हैज़ कॉल्ड अ जॉइंट सिटिंग बिफोर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन से पहले ही जॉइंट सिटिंग बुला लिया है, याद रखना है, बिफोर मीन्स रेजोल्यूशन से पहले जॉइंट सिटिंग बुलाया है, तो लैप्स नहीं होगा। और बिल दोनों हाउस के द्वारा पास किया गया है बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, दोनों हाउस से अगर पास हो चुका है और प्रेसिडेंट ने क्या किया, रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, कि भाई इसको रिकंसिडर करो, फिर भी लैप्स नहीं होगा। और अगर पेंडिंग जो है अश्योरेंस है पार्लियामेंट्री कमेटी के पहले, ठीक है, तो भी लैप्स नहीं होगा। अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी से अश्योरेंस चाहिए तो भी लैप्स नहीं होगा। तो हमने क्या ग्राउंड देखा लैप्स होने का, 4 ग्राउंड देखा। बिल पेंडिंग लोकसभा में है, ठीक है, और वहीं ओरिजिनेट हुआ है, ख़त्म। राज्यसभा से पास हो गया है लेकिन पेंडिंग लोकसभा में है, ख़त्म। और अगर लोकसभा बिल पास किया गया है किसके द्वारा, लोकसभा में, लेकिन पेंडिंग है राज्यसभा में, तो भी ख़त्म, ठीक है। देन बिल ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में भेजा गया, सेंड टू लोकसभा विथ अमेंडमेंट्स, अब लोकसभा को भेजा तो गया लेकिन कुछ अमेंडमेंट करके, लेकिन अगर तो लैप्स हो जाएगा। कब लैप्स हो जाएगा, इफ़ नॉट क्लियर्ड बाय राज्यसभा बिफोर लोकसभा डेजोल्यूशन, लोकसभा डेजोल्यूशन से पहले अगर राज्यसभा ने बिल को क्लियर नहीं कर लिया, ठीक है, जो भी उसमें चीज़ें थी कंसीडर करना अमेंडमेंट, तो डेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है और कन्फ्यूजिंग है।
तो इसको ध्यान देना है कि बिल कौन सा लैप्स नहीं होगा अगर राज्यसभा में, सिर्फ राज्यसभा में पेंडिंग है, मीन्स लोकसभा ने सब कुछ कर दिया है तो फिर खत्म नहीं होगा। और बिल जो है पास किया गया है दोनों हाउस से और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रुका हुआ है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुलाया है लोकसभा के रेजोल्यूशन होने से पहले, और बिल जो है दोनों हाउस से पास कर दिया गया है और प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए वापस आया है तो भी लैप्स नहीं होगा। और पेंडिंग अश्योरेंस जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है तो भी लैप्स नहीं होगा। इस वाले पॉइंट को डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर जो है बिल ओरिजिनेट हो रहा है राज्यसभा में और लोकसभा के पास भेजा जा रहा है, ठीक है, सेंड टू लोकसभा विथ अमेंडमेंट्स, ठीक है, तो ये लैप्स हो जाता है अगर क्लियर नहीं होता है राज्यसभा के द्वारा बिफोर लोकसभा रेजोल्यूशन। मीन्स क्या है इसका कि बिल स्टार्ट कहाँ होता है, राज्यसभा में। अगर बिल स्टार्ट हो रहा है राज्यसभा में तो इसको कौन पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, ठीक है। देन ये लोकसभा के पास भेजा जाएगा जहाँ पे अगर एमपी कुछ सजेस्ट करते हैं कुछ अमेंडमेंट तो वो कर सकते हैं। देन लोकसभा जो है इसको रिटर्न करेगी राज्यसभा को उन चेंजेस के साथ। अब हो क्या रहा है कि राज्यसभा हैज़ नॉट अप्रूव्ड दिस चेंजेस, कि राज्यसभा ने इन चेंजेस को अप्रूव नहीं किया है जो भी लोकसभा के द्वारा बताया गया था। तो बिफोर राज्यसभा कैन अप्रूव, जब तक राज्यसभा अप्रूव करती इसका अमेंडेड वर्जन, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है। क्योंकि जिस लोकसभा ने अमेंडमेंट करने के लिए चीज़ें बताई थी तो वो नहीं हो पाया, तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्यों ऐसा होगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दिया कि अगर बिल ओरिजिनेट हो रहा है राज्यसभा में और लोकसभा में ये जो है सेंड टू लोकसभा में भेजा जा रहा है, ठीक है, और लोकसभा अमेंडमेंट के लिए कहती है तो लैप्स हो जाएगा अगर जो है राज्यसभा के द्वारा क्लियर नहीं किया गया लोकसभा के रेजोल्यूशन से पहले, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स देख लेते हैं। लेम डक सेशन, तो लेम डक सेशन का क्या मतलब है, लास्ट सेशन ऑफ आउटगोइंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू हाउस हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है। जब न्यू हाउस इलेक्ट हो जाता है तो ये लेम डक सेशन जो है लास्ट सेशन होता है, ठीक है, लास्ट सेशन ऑफ आउटगोइंग लोकसभा, जो लोकसभा भी चल रहा था उसका लास्ट सेशन, ठीक है। मेंबर्स नॉट री इलेक्टेड एंड आर टर्म्ड लेम डक्स, तो जो मेंबर्स फिर से री इलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लेम डक्स कहा जाता है। इसीलिए लेम डक सेशन ये लास्ट सेशन होता है आउटगोइंग, जो अब लोकसभा जो है जा रही है, ठीक है, उसका लास्ट सेशन होता है जब नया जो है इलेक्ट कर लिया जाता है और जो लोग मेंबर फिर से री इलेक्ट नहीं होते हैं उनको लेम डक कहा जाता है। कोरम अगर देखें तो कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कि कितना मिनिमम नंबर होना ही होना चाहिए, तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मिला के भी 1/10 मेंबर होना चाहिए। देन इन एब्सेंस ऑफ कोरम प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट एडजर्न और सस्पेंड द मीटिंग, तो जब कोरम जो है नहीं हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करना चाहिए, एडजर्न कर देना चाहिए या सस्पेंड कर देना चाहिए मीटिंग को।